बचे हुए कुछ हल्के पीले खतरे वाले राक्षस भी कैटरीन और ओसाना की तरह ही कर रहे थे। वे एडम और नेसा को प्लेग रीपर से निपटने की पूरी कोशिश करते हुए देख रहे थे। नेसा अपनी शक्तिशाली सांस के साथ काली हवा से बाहर निकलने में सक्षम थी, जो तूफान पैदा करने में सक्षम थी, लेकिन इससे ये प्रभावित नहीं हुआ कि वे जीतेंगे या नहीं। जब एडम प्लेग रीपर के हमले से उबर गया तो उनकी लड़ाई ने वह रूप ले लिया जो उसे लेना चाहिए था। नेसा और एडम ने अपने दुश्मन पर चारों तरफ से हमला किया और प्लेग रीपर को पराजित करने की कोशिश की। कुछ मिनट पहले प्लेग रीपर ने एडम को इस स्थिति से दूर रखने के लिए उसे एक तरफ फेंक दिया था, लेकिन अब उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। भीषण लड़ाई और तीव्र दबाव के दौरान प्लेग रीपर ने एडम और नेसा दोनों को कुछ घाव दिए थे, लेकिन प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ ऐसा कम होता जा रहा था। प्लेग रीपर किसी भी राक्षस और विशेष रूप से क्राउन टाइप की तरह जल्दी से अनुकूलित हो सकता है। वह अपने दुश्मनों की गति, उनकी क्षमताओं, आंदोलनों और लड़ने की शैली का आदी हो गया। नेसा की शारीरिक शक्ति प्लेग रीपर से बेहतर थी, लेकिन उसमें गति और निपुणता की कमी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्लेग रीपर को दबाने की कोई क्षमता नहीं थी। प्लेग रीपर ने नेसा के हमलों को अपनी दरांती से रोक दिया क्योंकि उसका कोट उसके पंजों को रोक नहीं पा रहा था। वह अब नेसा को एक बार फिर अपने शरीर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकता था। एडम ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन भले ही नेसा ने प्लेग रीपर का ध्यान केवल उस पर केंद्रित कर दिया हो, एडम अपने कोट के कारण प्लेग रीपर को चोट नहीं पहुंचा सकता था। एडम ने चाहे जहां भी हमला किया, चाहे वह उसके कंधे, पीठ या पैर हों, जबड़े घने अंधेरे से बाहर आ गए और उसकी सुई और चांदी के पंजों को रोक दिया। बेशक एडम की सुई उसके पंजों की तरह इतनी मजबूत थी कि उसने जबड़े को घायल कर दिया, कुछ नुकीले दांत तोड़ दिए, लेकिन एक बार जब वे गायब हो गए और फिर से प्रकट हुए तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। व्रा प्लेग रीपर ने एक गहरी सांस ली और फिर तेजी से काले बवंडर की तरह घूम गया। उसी क्षण उसका पैर एडम के पेट में घुस गया और मूठ नेसा की छाती में जा टकराई, जिससे वे जीवित प्रक्षेप्य की तरह अलग अलग दिशाओं में उछल गए। एडम और नेसा जमीन पर गिर पड़े। दर्द और थकान से विकृत चेहरे के साथ वे तेजी से उठे और फिर वापस लड़ाई में शामिल हो गए। नहीं, यह नहीं चल सकता, कैटरीन ने अपने होंठ काटते हुए कहा। ओसाना ने बड़ी भौहें सिकोड़कर सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जानता हूं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वे जितनी देर तक लड़ते हैं, प्लेग रीपर उतना ही बेहतर समझता है कि उसे क्या करना है। वह जो भी कदम उठाता है, वह हर हमला अधिक सटीक, तेज और उचित होता जाता है, ओसाना ने कहा। फिर उसने एडम और नेसा को ध्यान से देखा। एडम में कोई बदलाव नहीं आया है, वह पहले की तरह ही लड़ता रहता है। उसमें थोड़ा सुधार भी हुआ है, लेकिन वह लड़की नेसा, वह और अधिक घबरा रही है। वह निराश है क्योंकि वह जीत नहीं सकती और इससे वह कमजोर होती जा रही है, जबकि प्लेग रीपर बेहतर होता जा रहा है। कैटरीन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और चारों ओर एक त्वरित नजर डाली। उन्हें कुछ नई योजना की जरूरत थी, ये बात उन्हें महसूस हुई। अगर एडम या नेसा गिर गए तो प्लेग रीपर की जीत अपरिहार्य होगी। उस स्थिति में वे सभी मर जाएंगे, केवल प्लेग रीपर ही आग की लपटों के घेरे में जीवित बचेगा, बाकी सभी उसकी खौफनाक दरांती का शिकार बन जाएंगे। फिर कैटरीन ने फ्यूम कैथेड्रल की छत की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पास स्पष्ट रूप से एक विचार था, एक खतरनाक लेकिन संभव और यथार्थवादी विचार। अरे सिल्वाना, तुम मुझे सुन सकती हो, है न? कैटरीन ने एडम को घूरते हुए पूछा, जिसके चेहरे पर प्लेग रीपर की कोहनी मारी गई थी। सिल्वाना ने सिर हिलाया। जरूर, मैं समझता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं एडम के साथ कुछ व्यवस्था करूं। हाँ, और सिर्फ उसके साथ ही नहीं। इस लड़की के ऑपरेटर से संपर्क करो, उसे मुझे और एडम को कुछ समय देना होगा। तुम क्या करने जा रहे हो? सिल्वाना ने अपनी आवाज़ में थोड़ी चिंता के साथ पूछा। उसे एहसास हुआ कि कैटरीन के पास कोई योजना थी। उसके स्वर से यह स्पष्ट था कि यह उनके लिए जीतने का लगभग एकमात्र मौका था, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें इसे यथासंभव बेहतर बनाने की जरूरत थी। कैटरीन ने ज़मीन से धीरे धीरे उठने से पहले एक गहरी सांस ली। अपनी क्षमता से पराग के साथ उसने कुछ ऊर्जा वापस पा ली थी, हालांकि यह केवल फर्स्ट ऑर्डर के एक उपयोग के लिए पर्याप्त थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। एडम और नेसा को वही करना होगा जो मैं कहूँ। हमें थोड़े समय के लिए लड़ाई को बांटना होगा। ... ओह, लगता है हम कुछ अजीबोगरीब चीज़ देखने वाले हैं। एडम, नेसा और अन्य लोगों को चलते हुए देखकर रेफेसा ने बड़बड़ाया। वह इस मिशन में नेसा की ऑपरेटर थी, इसलिए सिल्वाना ने उसे योजना के बारे में बताया था। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या वे इसे काम कर सकते हैं? मैग्नस ने नेसा को थोड़ी चिंता के साथ देखने से पहले एक भौं उठाई। रेफेसा अपने हाथ पर झुकी हुई, विचारमग्न होकर स्क्रीन को देख रही थी। ठीक है, मुझे एडम पर संदेह नहीं है, वह इस योजना को सफल बनाने के लिए कुछ भी करेगा। कैटरीन,
इस मिशन से पहले मुझे नहीं पता था कि वह अस्तित्व में है, लेकिन उसके पिछले कार्यों और इस तथ्य को देखते हुए कि वह इस योजना के साथ आई थी, उसके गड़बड़ करने की संभावना बहुत कम है, रेफेसा ने कहा और अपनी आंखें सिकोड़कर नेसा को गौर से देखा। तो ये सब उस पर निर्भर करता है। अगर वह एडम और कैटरीन को अपना काम करने के लिए काफ़ी समय तक रोक सकती है, तो उनके पास एक और लड़ाकू होगा। वे तीनों प्लेग रीपर को कुचलने में सक्षम होंगे। आखिरकार वह मजबूत है लेकिन अजेय नहीं है। ... उसी क्षण नेसा की निगाहें और अधिक गंभीर हो गईं। कैटरीन के सिल्वाना से संपर्क करने के 1 मिनट बाद ही सभी को कैटरीन की योजना के बारे में पता चल गया और पता चल गया कि किसे क्या करना है। अजीब बात यह है कि क्योंकि नेसा के पास बेहतर शारीरिक शक्ति थी और उसके पंजे प्लेग रीपर के कोट को भी चीर सकते थे, इसलिए योजना का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा उसी का था। ठीक है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वे इसके लिए यहाँ आए हैं और यह इस स्थिति तक पहुँच गया है। खैर, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मुझे इस कमीने के खिलाफ बस कुछ मिनट तक टिके रहने की ज़रूरत है, शायद उससे भी कम। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मेरे हाल ही में किए गए विकास का क्या मतलब है? नेसा ने काले ब्लेड को रोकने से पहले सोचा। आमतौर पर इस स्थिति में प्लेग रीपर पर एडम द्वारा हमला किया जाता। नेसा और एडम ने हमेशा ऐसा ही किया, प्लेग रीपर को दोनों तरफ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार एडम ने तेजी से पीछे हटने का फैसला किया। प्लेग रीपर ने एडम को हैरान होकर देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। हमला करने के बजाय एडम फ्यूम कैथेड्रल की ओर भाग रहा था। इससे प्लेग रीपर को बहुत उलझन हुई, लेकिन जब उसने एडम की उग्र केंद्रित निगाह देखी तो वह और भी हैरान हो गया। इससे पता चला कि वह भाग नहीं रहा था, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा था। उस समय प्लेग रीपर को इसका पता नहीं था, लेकिन यही वह क्षण था जब कैटरीन की योजना क्रियान्वित हुई। होश! फ्यूम कैथेड्रल पहुंचने से पहले एडम ने मार्ग के पास जमीन से कई नुकीली जड़ें निकलती देखी। अपनी हालत में कैटरीन के लिए यह सबसे अच्छा काम था। जड़ें सीधे छत की ओर बढ़ीं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तेजी से रेंगने लगीं। फिर प्लेग रीपर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने फ्यूम कैथेड्रल में स्कारलेट पायरोमेंसर को छिपे हुए देखा। प्लेग रीपर की निगाहों में यह एहसास झलक रहा था, उसके बाद थोड़ी घबराहट और डर था कि उनकी योजना उसकी मौत का कारण बन सकती है। साम्राज्य पर अपडेट के लिए बने रहें। प्लेग रीपर न केवल एक अनुभवी और बुद्धिमान राक्षस था, बल्कि उसे इस बारे में भी बहुत ज्ञान था कि दुनिया कैसे काम करती है, मृत भूमि में क्या हो रहा है, प्रेत कौन है और वे क्या करने में सक्षम हैं। यही कारण था कि प्लेग रीपर अभी भी जीवित था तथा किसी भी पर्पल थ्रेट लेवल राक्षस की तुलना में सबसे अधिक प्राणियों को मार रहा था, चाहे वे राक्षस हों या प्रेत। वह जानता था कि एडम और अन्य लोगों को गढ़ से मदद लेने से कैसे रोका जाए। बेशक नेसा यहाँ थी, लेकिन गढ़ में लगभग कोई भी XH-01 के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। डेडलैंड्स में रहने वाले राक्षसों की तो बात ही छोड़िए। इस प्रकार जब उसने एडम और कैटरीन को एसेंस स्कारलेट पायरोमेंसर की ओर बढ़ते देखा तो उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया कि वह खेल में पराजित हो चुका है। केवल ये तथ्य कि उसने यह नहीं देखा कि शीर्ष 10 में एक और पर्पल थ्रेट राक्षस भी था, उसके लिए पहले से ही एक वास्तविक विफलता थी। प्लेग रीपर को एहसास हुआ कि कैटरीन सत्ता से बाहर हो गई है। वे अभी तक हारे नहीं थे क्योंकि नेसा दिखाई दी और एडम प्लेग रीपर के खिलाफ बराबरी से लड़ने में सक्षम था। साम्राज्य पर अध्याय पढ़ें। प्लेग रीपर के मन में अभी भी कुछ संदेह था। वह कैटरीन को ध्यान से देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा करने का फैसला किया है या नहीं। अपनी अनेक लड़ाइयों में प्लेग रीपर को पहले भी कई बार ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था, लेकिन हर बार उसका अंत एक ही तरह से होता था, उसकी दराती उसके शत्रु का सिर उड़ा देती थी। अरे मेरी तरफ देखो, अब मैं ही तुम्हारी एकमात्र प्रतिद्वंद्वी हूँ, नेसा ने गुस्से से कहा, इससे पहले कि वह खुद को प्लेग रीपर के सामने पाती। उसके मजबूत पंजे प्लेग रीपर की आंखों के सामने समाप्त हो गए। थोड़ा और नेसा ने प्लेग रीपर को जीवन भर के लिए अंधा बना दिया, जब तक कि उसके बाद एक आसन मृत्यु न हो जाए। प्लेग रीपर को आश्चर्य हुआ कि कैसे एडम, कैटरीन और नेसा ने युद्ध की गर्मी में एक योजना पर सहमति व्यक्त की थी। ऑपरेटरों का होना और अकेले के बजाय एक टीम के रूप में लड़ना एक फायदा था, लेकिन प्लेग रीपर से बचने के लिए उसे हर चीज़ के लिए तैयार रहना था। उसे नहीं पता था कि यह आने वाला है, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी खुद को ढालने से कोई नहीं रोक सकता था, उसे कार्रवाई करनी ही थी। होश! प्लेग रीपर तेजी से झुका, लेकिन उसके ऊपर नेसा के पंजे छूट गए। शायद वह उसे चाकू से गहरा वार कर सकता था और उसकी छाती पर गंभीर घाव कर सकता था, लेकिन इस स्थिति में यह कोई मायने नहीं रखता था। प्लेग रीपर को ओसाना और कैटरीन को बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन एडम और नेसा के कारण वह उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, जो उस पर लगातार हमला कर रहे थे। खैर, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, और अगर नेसा उसे रोकने जा रही थी तो उसे उससे छुटकारा पाना होगा। वोश! प्लेग रीपर ने अपनी दरांती जमीन में घोंप दी और फिर अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही उसने नेसा को उसकी कलाइयों से कसकर पकड़ लिया।
इससे पहले कि नेसा कुछ समझ पाती, प्लेग रीपर आंशिक रूप से पीछे की ओर लुढ़क गया, जिससे नेसा उसके ऊपर गिर गई। फिर जब नेसा अभी जमीन पर नहीं आई थी, प्लेग रीपर ने उसके हाथों को छोड़ दिया और अपनी हथेलियों को जमीन पर रख दिया तथा ठोस जमीन को सहारा बनाया। नेसा ने उलझन में प्लेग रीपर को देखा, जिसने अपने पैरों को अपने से सटाया और फिर अचानक सीधा करके नेसा के पेट की बजाय उसकी छाती पर वार किया। उसने अपने पैरों का इस्तेमाल स्प्रिंग की तरह किया। प्लेग रीपर ने बस इतना किया कि नेसा को इस बिंदु से जितना संभव हो सके उतना दूर फेंक दिया। उसने उसे पेट के बजाय छाती पर लात मारी, क्योंकि छाती ज्यादा ठोस थी, जिससे गति बहुत तेजी से कम नहीं हो पाए। निश्चित रूप से इसके कारण नेसा को लगभग कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि नेसा को लगा जैसे उसे तोप से निकाल दिया गया हो। हर दिल की धड़कन के साथ प्लेग रीपर दूर होते हुए छोटा होता जा रहा था। आक्रामक हवा के झोंकों ने नेसा के लंबे लाल बालों को झकझोरकर उसकी उड़ान को धीमा करने का प्रयास किया, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। नहीं नहीं नहीं, हिम्मत मत करना जाने की। नेसा ने गुस्से से चिल्लाते हुए देखा कि प्लेग रीपर ने फ्यूम कैथेड्रल की ओर भागने से पहले अपनी दरांती जमीन से बाहर खींच ली। बाम! कुछ ही सेकंड बाद नेसा जमीन पर पहुंच गई और धूल के ढेर में गिर गई। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच अनंत दूरी है, लेकिन नेसा का कर्तव्य था कि वह उसे पकड़ ले, नहीं तो उनकी योजना विफल हो जाएगी और यह केवल उसकी गलती होगी। अरे, तुमने तो बस मुझसे छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है न? खैर, दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए तेज दौड़ना पहली चीज है जो मैंने अपनी नई शक्तियों के साथ सीखी है। नेसा ने गहरी सांस लेते हुए आत्मविश्वास से कहा। उसके मुंह से गर्म भाप निकल रही थी, जो उसके कंधों पर बह रही थी जब उसने अपना धड़ आगे की ओर झुकाया। उसके पैरों की मांसपेशियां कांप उठीं, नसें और भी ज्यादा फूल गईं, जिससे नेसा को छलांग लगाने का मौका मिला। छप छप, धूल की लहरें शुरुआती बिंदु से रेत की तरह उठीं। धूल के जमीन तक पहुंचने से पहले ही नेसा 100 मीटर से ज्यादा भाग चुकी थी, दूरी पर एक काले बिंदु का पीछा करते हुए जो हर सांस के साथ बड़ा होता जा रहा था। एडम ने पलटकर देखा कि प्लेग रीपर तेजी से उसके पीछे आ रहा है और नेसा उसका पीछा कर रही है। निश्चित रूप से प्लेग रीपर का लक्ष्य एडम नहीं था, बल्कि कैटरीन थी, जो फ्यूम कैथेड्रल के बगल में खड़ी होकर जड़ों को नियंत्रित कर रही थी। शायद मुझे कैटरीन की रक्षा करनी चाहिए, एडम ने सोचा, लेकिन तुरंत अपना सिर हिलाकर इस विचार को खारिज कर दिया। वे सहमत हुए कि वे योजना का पालन करेंगे, क्योंकि उन्हें इस स्कारलेट पायरोमैंसर को डराने के लिए सब कुछ जल्दी से करना था, जो अभी भी लड़ाई देख रहा था। प्लेग रीपर को एहसास हुआ कि उसका समय खत्म हो रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और एक दरांती, जो एक काली डिस्क की तरह थी, सीधे कैटरीन की ओर फेंकने के लिए तैयार हो गया। उनके और प्रक्षेप पथ के बीच की दूरी को देखते हुए कैटरीन के बचने की संभावना बहुत कम थी। इतना शीघ्र नहीं। अचानक बगल से एक उग्र आवाज सुनाई दी, जब दो नंगे पैर दाहिनी ओर से प्लेग रीपर के चेहरे पर टकराए। जिस बल और गति से नेसा प्लेग रीपर को पकड़ने के लिए भागी, उससे उसके जूते फट गए, भले ही वे मजबूत सामग्री से बने थे। प्लेग रीपर एक तरफ उड़ गया और एक बेतरतीब चट्टान में जा गिरा। उसका मजबूत शरीर ठंडे पत्थर से टकराया, जिसके टुकड़े एक तरफ उड़ गए। बाम! उसकी मुट्ठी चट्टान पर जा लगी, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। प्लेग रीपर तुरंत छूट गया और उसने फिर से कैटरीन को मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वोश! एडम तेजी से जड़ों पर कूद गया और फ्यूम कैथेड्रल की छत के पास स्कारलेट पायरोमैंसर की ओर बढ़ गया। उसी क्षण कैटरीन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने वही किया जो उसने बहुत पहले करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी अजीब और खतरनाक परिस्थितियों में ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएगी। कांपना, कांपना, कांपना। कैटरीन के बगल की जमीन कांपने लगी जब उसकी छाती से हरे रंग की ऊर्जा की धाराएं निकलने लगीं, जो प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ बढ़ती जा रही थी। उसका विकास वृक्ष अपने स्वामी की इच्छा पूरी करने के लिए सक्रिय रूप से कांप रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, प्रारंभिक जीन, खोना पड़ता। हरे रंग की ऊर्जा की धाराएं उसके आसपास की हर चीज को अपने में समाहित कर लेती हैं, जिससे कैटरीन की ताकत एक कदम और बढ़ जाती है, इससे पहले कि उसके सीने से एक चमकीला तारा निकलता है जो उसका आरंभिक जीन था। वह अपनी शक्ति के आधार को हमेशा के लिए अलविदा कह रही थी। कैटरीन ने स्वेच्छा से अपनी मौत की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अब उसके पास विकास वृक्ष की सारी ऊर्जा समाप्त होने से पहले केवल 7 मिनट बचे हैं, और अगर उसे नया प्रारंभिक जीन नहीं मिला तो वह मर जाएगी। वह तभी जीवित रहेगी जब वह अपना दीर्घकालिक सपना पूरा करेगी। जब फैंटम अपने आरंभिक जीन को बदलना चाहता था, तो उसे पहले पुराने जीन से छुटकारा पाना था। ऐसा पहले से ही करना था, ताकि जब वह अपनी पसंद के राक्षस से लड़े, तो इवोल्यूशन ट्री तुरंत राक्षस के जीन से संपर्क कर ले। यदि फैंटम ने राक्षस को मारने के बाद ही अपने प्रारंभिक जीन को नष्ट कर दिया, तो प्रारंभिक जीन को सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित करने की संभावना 10 गुना कम हो जाएगी,
क्योंकि लड़ाई के दौरान विकास वृक्ष अपने भीतर शून्य के लिए प्रतिस्थापन खोजने की कोशिश नहीं करेगा, राक्षस को अपनी शक्ति के नए मूल के बजाय सरल जीन के स्रोत के रूप में मानेगा। कैटरीन को ये पता था, साथ ही प्रारंभिक जीन प्रतिस्थापन से संबंधित अन्य सभी विवरण भी। यह इस मिशन का मूल लक्ष्य था, यह उसका सपना था, इसलिए उसने पूरी तरह से तैयारी की। एडम को भी पता था कि उसे क्या करना है। कैटरीन इतनी ताकतवर नहीं थी कि वह अकेले एसेंस स्कारलेट पायरोमैंसर को मार सके, उसकी आभा काफ़ी मजबूत थी, लेकिन वह सहारा थी। कैटरीन जैसे फैंटम के लिए एसेंस टाइप सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी था, क्योंकि ऐसा राक्षस उसे एक शक्तिशाली हमले से ही नष्ट कर सकता था, और वह कुछ भी नहीं कर पाती। इसके लिए उसे इस मिशन में एडम उसकी तलवार की ज़रूरत थी। प्रारंभिक जीन प्रतिस्थापन के बारे में कई शर्तें, बारीकियां और जानकारी थीं, लेकिन केवल 2 बुनियादी नियम थे। कैटरीन को अंतिम हमला करना था, और उसके जीन को स्कारलेट पायरोमैंसर के जीन के साथ लगातार बातचीत करनी थी। निश्चित रूप से एडम के जीन ने राक्षस के जीन को प्रभावित किया, लेकिन पराग प्रभाव ने कैटरीन की जड़ों के साथ एडम के प्रत्येक हमले में कैटरीन के जीन के प्रभाव को डाल दिया, जिससे वह लड़ाई में प्राथमिक भागीदार बन गई, जबकि एडम सिर्फ एक द्वितीय प्रेत था। कुछ समय पहले कैटरीन मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी। केवल पराग प्रभाव के कारण ही वह अपने प्रथम आदेश का उपयोग करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम हुई। एडम के लिए फ्यूम कैथेड्रल की छत तक जाने के लिए एक सीढ़ी का निर्माण किया, लेकिन अब कैटरीन ऊर्जा से भरपूर थी। उसका इवोल्यूशन ट्री भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ रहा था, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसकी शक्तियां उसी स्तर तक बढ़ गई थीं जैसे कि कैटरीन ने रेजोनेंस में प्रवेश किया था। इसके अलावा अब उसकी क्षमताओं की शक्ति को देखते हुए उसकी ऊर्जा व्यावहारिक रूप से असीम थी। हालांकि ये शक्ति मुफ्त नहीं थी। फैंटम द्वारा अपने इनिशियल जीन को हटाने के 7 मिनट बाद अपरिहार्य मृत्यु आ जाएगी। पहले 5 मिनट तक सक्रिय ऊर्जा प्रवाह के कारण फैंटम सामान्य से अधिक शक्तिशाली था, फिर अगले 1 मिनट और 50 सेकंड के लिए फैंटम की शक्ति में काफ़ी गिरावट आ गई। पिछले 10 सेकंड में एवोल्यूशन ट्री ने फैंटम के शरीर से जीवन शक्ति को निकालने के लिए आपातकालीन उपाय किए थे, क्योंकि उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। साम्राज्य पर पढ़ना जारी रखें। महत्वपूर्ण बात यह थी कि पिछले 10 सेकंड के लिए फैंटम व्यावहारिक रूप से एक सामान्य व्यक्ति था। फैंटम के पास अब कोई प्रारंभिक जीन नहीं था, विकास वृक्ष खाली था और उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। खैर, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। कैटरीन ने अपने बीच मंडराते हरे तारे को देखते हुए बुदबुदाया। तेज रोशनी में वह अपने पहले मारे गए राक्षस का प्रतिबिंब देख सकती थी, जिसका आरंभिक जीन हमेशा से उसके साथ था। ब्लैक ग्रिम एंट, एम्बर रंग की आंखों वाला एक चलता फिरता पेड़ और नुकीली शाखाओं वाली डरावनी शाखाएं। यह अजीब था, लेकिन फिर उसे राक्षस के लिए दुख के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जैसे कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को अलविदा कहना पड़ रहा हो, वह वफादार साथी जो हमेशा अच्छे और बुरे समय में उसके साथ रहा था। हरा तारा धीरे धीरे बिखर गया, टुकड़े टुकड़े होकर गायब हो गया, कैटरीन की उदास आंखों में प्रतिबिंबित हुआ। प्रेत और राक्षस एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन थे, लेकिन ब्लैक ग्रिम एंट के बिना वह नहीं बन सकती थी जो वह अब है। बहुत जल्द हरे तारे का कुछ भी अवशेष नहीं बचा, इसमें केवल 10 सेकंड लगे, और कैटरीन की स्थिति में वह अतीत की यादों में खोकर स्थिर खड़ी रहकर इतना ही समय बिता सकती थी। अब कार्रवाई का समय आ गया था। फैंटम 7 मिनट में से किसी भी समय राक्षस के जीन को अवशोषित कर उसे अपना प्रारंभिक जीन बना सकता था, लेकिन ऐसा करने का सबसे आसान समय पहले 5 मिनट में था, जबकि फैंटम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। होश! कैटरीन ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसे एडम की ओर तान दिया। एडम कांटेदार जड़ों के बीच से भागता हुआ शीघ्रता से एसेंस स्कारलेट पायरोमैंसर के पास पहुंचा, जिसे अंततः कुछ संदेह होने लगा था। वह पहले हर परिस्थिति में बिना पकड़े जाने में कामयाब रहा था, इसलिए वह विश्वास नहीं कर सका कि प्लेग रीपर के खिलाफ लड़ते समय वह अचानक फैंटम्स का निशाना बन गया था। हालांकि जब एडम लगभग उसके पास पहुंच ही गया था, तो स्कारलेट पायरोमैंसर को यहाँ क्या हो रहा था, इसकी एक मोटी समझ आ गई। क्या हो रहा है? एडम ने अपने शरीर पर एक त्वरित नज़र डालते हुए कहा। उसके शरीर को एक्सोस्केलेटन की तरह ढकने वाली जड़ें अचानक गिर गईं, जिससे लहरों के जादुई घेरे से लाल ऊर्जा निकल गई। इन 2 क्षमताओं ने एडम को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अजीब बात यह है कि यह सब कैटरीन की इच्छा से हुआ। उसने अपनी पिछली क्षमता को रद्द करने का फैसला किया, साथ ही लहरों की भी। यह कोई गलती नहीं थी। कैटरीन ने एडम की मदद करने के लिए ऐसा किया, लेकिन साथ ही उसे चोट न पहुंचाने के लिए भी। उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की एक सीमा है, इसलिए उसने एडम के लिए कुछ जगह बनाई ताकि वह अपनी क्षमता ले सके, लेकिन उसने एक क्षमता बढ़ा दी। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे ज्यादा नहीं करूंगी। एडम, तुम मजबूत हो, है ना? इसलिए दर्द को अनदेखा करो, कैटरीन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें चमक उठीं और ऊर्जा की धाराएं छड़ी की नोक तक पहुंच गईं। तभी कई रेंगती जड़ों वाला एक डरावना बीज निकला।
इससे पहले कभी भी कैटरीन अपने नेक्सस के साथ इतनी ऊर्जा वाले बीज का निर्माण करने में सक्षम नहीं थी। अब एडम को इस शक्ति का सामना करना था। हुश! एक पन्ना चिंगारी की तरह बीज एडम की ओर बढ़ रहा था और उसकी छाती में ऐसे टकरा रहा था जैसे कि यह किसी सहयोगी की मदद नहीं बल्कि दुश्मन का हमला हो। एडम की सांस फूल गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बीज ने अपनी तीखी नुकीली कांटों को उसकी त्वचा में घुसा दिया और उसकी छाती से कसकर चिपक गया। बीज कांप उठा, जिससे उसकी लंबी जड़ें आदम के पूरे शरीर पर फैल गईं। हालांकि उस उच्च स्तर के दर्द के अलावा, जिसके कारण एडम की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर कांप उठा, इस बीज और पिछले सभी बीजों के बीच एक स्पष्ट अंतर था। जड़ें काफी कम थीं और वे पतली थीं। पहले जड़ें मोटी थीं, जो आदम के 1/3 या उससे अधिक अंगों को ढकती थीं, लेकिन अब प्रत्येक अंग पर केवल एक ही जड़ थी। जड़ें पतली थीं, लगभग नसों की तरह, और उनमें से हरित ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा था, जैसे किसी बड़े वृक्ष के भीतर तरल पदार्थ बह रहा हो। और जैसे जैसे जड़ें एडम के शरीर में फैलती गईं, वह क्षण आ गया जिसका उसे सबसे अधिक डर था। जोर! सभी जड़ों से एक साथ लंबी लंबी नुकीली सुइयां निकलीं। वे एडम की त्वचा में गहराई तक घुस गईं और अपनी ऊर्जा अंदर तक पहुंचाने लगीं। दर्द की इतनी तेज और तीव्र चमक से एडम तुरंत बेहोश हो गया। उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ गईं और फिर नीचे झुक गईं और बंद हो गईं। एडम लगभग फ्यूम कैथेड्रल की छत तक पहुंच गया था, लेकिन अब वह बेहोश होकर नीचे गिर सकता था। कैटरीन ने अपने होंठ काटे। उसे पता था कि यह जोखिम भरा था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एडम जल्द ही होश में आ जाएगा। उसने अपनी इस क्षमता का प्रयोग स्वयं पर कई बार किया था, इसलिए वह जानती थी कि इससे कितना दुख होता है। हालांकि वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि सुई की तरह नुकीले कांटों वाला यह उन्नत बीज एडम के लिए कितना दर्दनाक था। उसी क्षण एक चमकदार चमक ने छत को रोशन कर दिया। स्कारलेट पायरोमैंसर ने अपने ज्वलंत पंख फैलाकर अंततः अपनी उपस्थिति प्रकट की, हालांकि सभी को उसके बारे में पहले से ही पता था। लाल ज्वाला के कण चारों ओर फैल गए, जबकि स्कारलेट पायरोमैंसर के पंखों ने धीरे धीरे गति पकड़ ली। कुछ सेकंड के बाद उसके पैर उस खौफनाक इमारत की छत से उठकर आसमान की ओर बढ़ गए। नहीं, कैटरीन ने मन ही मन कहा। उसे एहसास हुआ कि स्कारलेट पायरोमैंसर भाग नहीं पाया होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। बाम! फ्यूम कैथेड्रल के पास कैटरीन की जड़ों के नीचे धूल का एक घना बादल उठते ही जमीन हिल गई। ऐसा लगा जैसे वहां कुछ विस्फोट हुआ हो, लेकिन यह असंभव था क्योंकि एडम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा था। धूल के बादल से एक नीली चमक निकली तथा उसके पीछे एक चमकीला हरा धुआं निकल गया। एक ही झटके में एडम छत पर पहुंच गया। इसके लिए उसे कैटरीन की जड़ों की जरूरत नहीं पड़ी, वह बस अपनी शक्तिशाली टांगों और गति का उपयोग करते हुए दीवार पर चढ़ गया। हुश! छत से उछलकर एडम ने उसे तोड़ दिया। एडम आसानी से विशालकाय स्कारलेट पायरोमैंसर के पास पहुंच गया, जो दुर्भाग्य से अभी तक पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं उड़ पाया था। एडम ने गंभीर दृष्टि से देखते हुए अपनी सुई आगे फेंकी, लेकिन स्कारलेट पायरोमैंसर को घायल करने के लिए नहीं। फिर, इससे पहले कि सुई नीचे की छत तक पहुंच पाती, एडम आगे की ओर झपटा और उसने अपनी सुई को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने पहली पकड़ का प्रयोग किया, जिससे जोड़ने वाले धागे ने स्कारलेट पायरोमैंसर को ऊपर से ढक लिया। एडम ने गहरी सांस ली और फिर जमीन पर खड़ा होकर दोनों हाथों से अपनी सुई को कसकर पकड़ लिया। अपने दांत पीसते हुए एडम ने अपनी सुई को नीचे की ओर घुमाया, जिससे बंधन धागा खींच गया, स्कारलेट पायरोमैंसर के ऊपर कसकर चिपक गया और एडम द्वारा निर्धारित गति का अनुसरण करते हुए विशाल राक्षस को अपने साथ खींच लिया। TRSK! स्कारलेट पायरोमैंसर ने एक अजीब कीड़े जैसी आवाज निकाली और वापस लड़ने की कोशिश की। बांधने वाला धागा उसके पंखों पर लगी प्लेटों को काटने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था, लेकिन स्कारलेट पायरोमैंसर द्वारा उत्सर्जित गर्म लपटों को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत था। कदम! एडम ने पूरी ताकत से अपना पैर पटका, जिससे फ्यूम कैथेड्रल में कंपन होने लगा। फिर उसने अपना धड़ आगे की ओर झुकाया, जिससे स्कारलेट पायरोमैंसर सीधे आगे की ओर फेंका गया, जैसे कि चेन गदा से जुड़ा कोई प्रक्षेप्य हो। गति और शक्ति के कारण स्कारलेट पायरोमैंसर अपने चौड़े, भारी पंखों को सक्रिय रूप से फड़फड़ाने पर भी नहीं रुक सकता था। सबसे कठिन हिस्सा था फेंकना। स्कारलेट पायरोमैंसर का वजन एक पूरे घर के बराबर था, इसलिए गुरुत्वाकर्षण ने राक्षस को जमीन तक पहुंचने में मदद की। प्लेग रीपर दूर से ये दृश्य देख रहा था और उसे घुटन महसूस हुई। उसे लगा कि उसे कैटरीन और एडम को रोकना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसे मानव रूपी जानवर से निपटना था, जो बहुत तेज गति से उसकी ओर दौड़ रहा था। बम बम बम! नेसा के पंजे प्लेग रीपर पर ब्लेड की तरह बरस रहे थे। उसकी मांसपेशियां स्टील की रस्सियों की तरह तनी हुई थीं, कभी कभी कंपकंपी के साथ नसें फूल जाती थीं, उसके पूरे शरीर से गर्म भाप निकल रही थी। वह अपनी सीमा पर थी, थोड़ा और समय खरीदने के लिए वह सब कुछ कर रही थी जो वह कर सकती थी। प्लेग रीपर ने, नेसा के विपरीत, जिसके चेहरे पर उग्र भाव था, शांत और संयमित रहने की कोशिश की। कैटरीन की योजना ने उसके काम को और भी मुश्किल बना दिया, लेकिन
नेसा स्पष्ट रूप से उससे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। प्लेग रीपर को रोकने की क्षमता और महारत की उसमें कमी थी। वोश! प्लेग रीपर के फुर्तीले हाथों में दरांती तेजी से घूम रही थी, काले ब्लेड से चिंगारियां निकल रही थीं जो नेसा के पंजों को अवरुद्ध कर रही थीं। कभी कभी हैंडल का अंत नेसा के शरीर पर लग जाता था जिससे और अधिक चोटें और छोटे घाव हो जाते थे। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हूँ। मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरा शरीर परिश्रम से फटने को तैयार है, लेकिन वह मुझसे नजरें हटाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? नेसा ने प्लेग रीपर की ओर देखते हुए क्रोध से कहा। प्लेग रीपर की नज़रें कभी कभी नेसा की ओर मुड़ जाती थीं। वह अक्सर फ्यूम कैथेड्रल के पास क्या हो रहा था इस पर नज़र रखता था। एडम और कैटरीन स्कारलेट पायरोमैंसर पर सभी दिशाओं से हमला कर रहे थे। वास्तव में एडम स्कारलेट पायरोमैंसर को उसकी वर्तमान स्थिति में 10 सेकंड में भी मार सकता था, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना था कि कैटरीन के जीन का स्कारलेट पायरोमैंसर के जीन पर यथासंभव अधिक प्रभाव हो। वोश! एडम आगे बढ़ा और स्वयं को स्कारलेट पायरोमैंसर के सामने पाया, जिसके चौड़े पंखों पर पहले से ही अनेक घाव थे। खून बह रहा था, लेकिन वे गंभीर घाव नहीं थे। कांपना, कांपना, कांपना! स्कारलेट पायरोमैंसर के जबड़े की ग्रंथियां कांप उठीं और शक्तिशाली ज्वालाएं बाहर की ओर निकलने लगीं। एडम बस वापस उछला, लेकिन अगले ही पल स्कारलेट पायरोमैंसर के पास आकर अपनी लंबी सुई घुमाता हुआ दिखाई दिया। इसकी तीखी नोक ने राक्षस के सुरक्षात्मक काइटिन को आसानी से काट दिया, जिससे एक हल्का खुला घाव हो गया। स्कारलेट पायरोमैंसर एक टॉप 8 पर्पल थरेट मॉन्स्टर था। कई K1 फैंटम्स के लिए यह एक वास्तविक खतरा होगा, लेकिन एडम के लिए यह पहले से ही एक बहुत ही कमजोर मॉन्स्टर था। उसने 2 अलग अलग शीर्ष 2 राक्षसों को मार डाला था और प्लेग रीपर के खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब उसे स्कारलेट पायरोमैंसर को सावधानीपूर्वक घायल करना था ताकि कैटरीन इसका फायदा उठा सके। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल! जमीन से बहुत सी नुकीली जड़ें निकलीं जो स्कारलेट पायरोमैंसर की ओर अपनी नुकीली नोकें तान रही थीं। ये देखकर एडम एक तरफ उछल पड़ा। अगर यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका था कि उसके जीन स्कारलेट पायरोमैंसर के जीन के संपर्क में न आए, तो उसे ऐसा करना ही था। सिल्वाना और एलन अपने फैंटम्स को सही काम करने में मदद कर रहे थे। सिल्वाना की सलाह पर ही एडम ने अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल खरोंच पहुंचाने का निर्णय लिया, जिससे वह कमजोर हो गया और कैटरीन को अधिक क्षति पहुंचाने का मौका मिल गया। पहले ही 2 मिनट हो चुके हैं, अभी 3 और मिनट बाकी हैं। उसके बाद मैं थोड़ी कमज़ोर हो जाऊंगी। कैटरीन ने स्कारलेट पायरोमैंसर को गौर से देखते हुए कहा। उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके जड़ समूहों को आसानी से नियंत्रित किया। जड़ें प्रकृति के प्रकोप की तरह लग रही थीं, राजसी और अपरिवर्तनीय। स्कारलेट पायरोमैंसर अपनी ओर बढ़ती दर्जनों जड़ों से हिलती धरती के कारण कांप उठा। टियारेस्केट! स्कारलेट पायरोमैंसर ने एक अजीब सी दहाड़ लगाई, अपने पंखों का उपयोग करके जड़ों पर ज्वाला की धाराओं को निर्देशित किया, लेकिन अब ये बेकार था। कैटरीन ने अपनी जड़ों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च की थी। शक्तिशाली लपटें उन्हें थोड़ा ही जला पा रही थीं और कांटों को झुलसा पा रही थीं, लेकिन आग की लहरें खून की प्यासी जड़ों को रोक नहीं पा रही थीं। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल! लाल लपटों के आवरण को पार करते हुए जड़ें सीधे स्कारलेट पायरोमैंसर के शरीर पर लगे घावों और खरोंचों से टकराईं तथा एडम द्वारा छोड़े गए घावों में गहराई तक धंस गईं। TKRRRRR! स्कारलेट पायरोमैंसर ने दर्दनाक दहाड़ के साथ अपने पंख फड़फड़ाए तथा उन जड़ों से छुटकारा पाने की कोशिश की जिनके कारण उसे वास्तविक पीड़ा हो रही थी। ये सब नहीं है, कैटरीन ने कहा। इससे पहले कि वह अपना दूसरा हाथ फड़फड़ाती, उसकी उंगलियां लाल ऊर्जा से ढकी हुई थीं। वह अपना दूसरा आदेश इस्तेमाल करने जा रही थी। निश्चित रूप से विस्फोटक फूलों को अग्नि राक्षस के खिलाफ प्रभावी नहीं माना जाता था, लेकिन कैटरीन का लक्ष्य सिर्फ स्कारलेट पायरोमैंसर को यथासंभव नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसे अपने प्रभाव से राक्षस को अवशोषित करना था और ऐसा करना था कि उसके विकास वृक्ष का स्कारलेट पायरोमैंसर की मृत्यु के बाद उसके जीन पर पूर्ण नियंत्रण हो, जो बहुत जल्द होने वाला था। क्लच! स्कारलेट पायरोमैंसर के चारों ओर काली विशाल जड़ें दिखाई दीं, जो बड़े राक्षस के शरीर को कसकर जकड़ रही थीं। कैटरीन ने अपनी पूरी ऊर्जा खर्च की, जिससे जड़ों के दिखने के स्थान से हवा में लाल रोशनी फूट पड़ी, न कि केवल जमीन से। एम्पायर से विशेष सामग्री का आनंद लें। स्कारलेट पायरोमैंसर अभी तक सभी नुकीली जड़ों से छुटकारा नहीं पा सका था, इसलिए उसके पास इस हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर कैटरीन की इच्छा पर बहुत सारे लाल फूल फूट पड़े और स्कारलेट पायरोमैंसर को आग की लपटों में डुबो दिया। नल! एडम कैटरीन के पास आया और विस्फोट के बाद जलते हुए ज्वाला में स्तंभ को गौर से देखने लगा। हमें पहले उसे मारना होगा। केवल तभी आप प्रारंभिक जीन को अवशोषित कर सकते हैं, है ना? एडम ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ उनके पास कम समय बचा है। कैटरीन ने सिर हिलाया। हमें इसे और भी कमज़ोर करना चाहिए।
ये देखते हुए कि मेरी जड़ें आपके द्वारा छोड़े गए घावों पर हमला करती हैं, मैंने निश्चित रूप से उसे और अधिक नुकसान पहुंचाया है। मुझे उसे अंतिम वार देना चाहिए। उसे ऐसा बनाओ कि वह हिल न सके, कैटरीन ने गंभीरता से कहा। उसके दिमाग में, उसके पास पहले से ही एक पूरी योजना थी कि वह कैसे स्कारलेट पायरोमेंसर को एक गतिहीन लाश में बदल सकती है। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। क्या मुझे उसके पैर काट देने चाहिए? कैटरीन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उस स्थिति में तुम उसे बहुत अधिक नुकसान पहुंचा दोगे। मैं ये जोखिम नहीं उठाना चाहता। बस उसके टेंडन को नुकसान पहुंचाओ, फिर मैं खुद ही यह काम कर लूंगा। एडम ने आगे बढ़ने से पहले धीरे से सिर हिलाया, जो बिजली की चमक में बदल गया। इससे पहले कैटरीन अक्सर घबरा जाती थी, कभी कभी तो लगभग घबरा जाती थी और यह सोचने की कोशिश करती थी कि प्लेग रीपर के कारण उत्पन्न संकट से कैसे निपटा जाए। हालांकि जब वे अंततः उस काम को करने के लिए निकले जिसके लिए वे इस मिशन पर गए थे, तो कैटरीन पूरी तरह से बदल गई। उसने ठंडे दिमाग से और व्यावहारिक तरीके से काम किया। उसके दिमाग में उसने पहले ही कई बार कल्पना कर ली थी कि वह स्कारलेट पायरोमेंसर को कैसे मारेगी और उसके जीन को अवशोषित करके एक नया इनिशियल जीन कैसे प्राप्त करेगी। उसके लिए स्कारलेट पायरोमेंसर कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, विशेषकर जब एडम उसकी मदद कर रहा था। कैटरीन ने स्कारलेट पायरोमेंसर को ऐसे देखा जैसे कोई कसाई किसी अन्य शिकार का वध करने से पहले अपनी छुरी को तेज कर रहा हो। बेशक प्लेग रीपर से भिड़ना उसकी योजना में नहीं था, लेकिन नेसा उन्हें समय खरीदने की कोशिश कर रही थी। होश! एडम स्कारलेट पायरोमेंसर के पास पहुंचा। उसकी सुई ने स्कारलेट पायरोमेंसर के पैरों को काट डाला, जिससे वे लगभग बेकार हो गए। तभी नुकीली जड़ें उसके घायल पैरों के चारों ओर लिपट गईं, और कैटरीन ने अपना हाथ झटका। जड़ों ने तुरंत स्कारलेट पायरोमेंसर के पैरों को उसके शरीर से अलग कर दिया। इससे पहले कि स्कारलेट पायरोमेंसर दर्द से बच पाता, एडम को एक नया कार्य मिल गया और उसने स्कारलेट पायरोमेंसर के पंखों को बुरी तरह से घायल कर दिया। कैटरीन ने स्कारलेट पायरोमेंसर के भारी और मजबूत पंखों को नोचने में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं किया, बल्कि उसने बड़ी ही सहजता से अपनी जड़ों से उनमें दर्जनों बार छेद कर दिया, जिससे उनमें कई छेद हो गए। ट्रररर! स्कारलेट पायरोमेंसर ने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत पहले से ही कम थी। ओसाना ने अपना सिर झुकाकर कैटरीन के ठंडे चेहरे को देखा। उसे ऐसी क्रूर हत्या में कोई खुशी नहीं थी, वह तो बस योजना का एक हिस्सा पूरा कर रही थी। आखिरकार उसकी जिंदगी इसी पर निर्भर थी। कितना निर्दयी! लेकिन ओसाना ने प्लेग रीपर की ओर देखा, जिसने महसूस किया कि जल्द ही कैटरीन को एक नया प्रारंभिक जीन मिलेगा और वह एक पूर्ण लड़ाकू फैंटम बन जाएगी। एक कोने में फंसा हुआ जानवर डरावना होता है। हमें अभी ये देखना है कि प्लेग रीपर एक निराशाजनक स्थिति में क्या करेगा। ओसाना ने अपनी आंखें सिकुड़कर एडम को घूरा। अच्छा, इसका मतलब है कि मुझे तैयार रहना होगा। उनकी योजना विफल नहीं होनी चाहिए। कैटरीन ने आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस ली। वह घायल स्कारलेट पायरोमेंसर की ओर बढ़ रही थी, जिसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और वह भाग नहीं सकता था। इस स्थिति में स्कारलेट पायरोमेंसर कैटरीन या यहाँ तक कि कमजोर फैंटम को भी कुछ नहीं कर सकता था। एडम, जो स्कारलेट पायरोमेंसर के पास खड़ा था, उसने कैटरीन की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एडम तुरंत राक्षस से जितना संभव हो सके उतना दूर चला गया। आखिरी हमला कैटरीन का था। उन्होंने सब कुछ सही किया था, इसलिए कैटरीन निश्चित रूप से स्कारलेट पायरोमेंसर के प्रारंभिक जीन को प्राप्त करने में सक्षम होगी। अब उसके पास बस राक्षस को मारने का ही काम बचा था, जिसके बारे में वह काफी समय से सोच रही थी। प्लेग रीपर ने फ्यूम कैथेड्रल के करीब रहने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैटरीन या स्कारलेट पायरोमेंसर के पास जाने की हिम्मत की, नेसा ने तुरंत गति बढ़ा दी। ठीक है, वे लगभग समाप्त हो चुके हैं। नेसा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, रेफेसा ने शांति से कहा, क्योंकि नेसा के हमले तेज और तेज होते जा रहे थे। वह प्लेग रीपर पर दबाव डालने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वह फ्यूम कैथेड्रल के करीब न आ सके। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, खासतौर पर उसके हाथ, जो बहुत पहले से सुन्न हो चुके थे क्योंकि उसके पंजे लगातार काले ब्लेड और हड्डी के मूठ पर वार कर रहे थे। लेकिन नेसा अडिग थी, वह हार नहीं मान सकती थी जब कैटरीन को लगभग एक नया इनिशियल जीन मिल गया था। प्लेग रीपर ने पूरी लड़ाई में पहली बार घबराहट में सांस ली। उसकी नज़रें बार बार कैटरीन पर टिकी हुई थीं, जो तेजी से जमीन पर पड़े स्कारलेट पायरोमेंसर की ओर भाग रही थी। भले ही स्कारलेट पायरोमेंसर भागने की कोशिश करता, फिर भी वह सफल नहीं होता। कैटरीन ने सुनिश्चित किया कि ऐसा न हो। जड़ों की एक भीड़ ने स्कारलेट पायरोमेंसर को ढक लिया और उसके चारों ओर एक गोलाकार पिंजरा बना दिया, जिससे कोई बच नहीं सकता था। स्कारलेट पायरोमेंसर इतना कमजोर हो गया था कि वह कैटरीन की जड़ों को जला नहीं सका, जिससे उसकी संतृप्त ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। इस समय तक 5 मिनट में से 2:30 बजे मिनट बीत चुके थे। कैटरीन के पास अभी भी उन्नत रूप का उतना ही समय था, फिर कमजोर अवस्था का 1:50 और अंतिम 10 सेकंड जब विकास वृक्ष पूरी तरह से खाली हो जाएगा। लेकिन कैटरीन ने अब इसके बारे में नहीं सोचा।
यह उसके लिए बहुत स्पष्ट था कि उसे इस खतरनाक समय की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह स्कारलेट पायरोमैंसर को मारने जा रही थी। कैटरीन को कुछ ही कदम चलने थे, उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसकी नज़र स्कारलेट पायरोमैंसर के सिर पर टिकी थी। अचानक सभी ने एक भयानक चीख सुनी, जैसे कि रुकने का आदेश दिया गया हो। एडम, कैटरीन, नेसा और ओसाना एक पल के लिए रुक गए। वे कांप उठे और उनकी पीठ पर ठंडक दौड़ गई। कैटरीन ने एक तरफ देखा तो प्लेग रीपर उसे गुस्से से घूर रहा था। नेसा ने फिर से उस पर हमला किया तो कैटरीन मुस्कुराई। होश! प्लेग रीपर आगे बढ़ा और कैटरीन के बहुत करीब पहुंच गया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद नेसा उसके सामने आ गई। मैं तुम्हें उसे रोकने नहीं दूंगी, नेसा ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन इस बार उसने उस पर हमला नहीं किया। प्लेग रीपर कैटरीन के काफी करीब पहुंच गया था। वह इतना करीब था कि उसने उस पर दरांती फेंकी और उसे मार डाला। इस प्रकार नेसा ने ऐसा न होने देने का निर्णय लिया तथा उसके हथियार की हड्डी वाली मूठ को कसकर पकड़ लिया। प्लेग रीपर के हाथ कांप रहे थे। उसने नेसा की लोहे की पकड़ से अपनी दरांती छीनने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नेसा अपने हाथ खोने के लिए तैयार थी, लेकिन अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहती थी। उसी क्षण कैटरीन ने अपना डंडा ऊपर उठाया और उसे स्कारलेट पायरोमैंसर के सिर में घुसेड़ने लगी। प्लेग रीपर चौंक गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब और समय नहीं है, उसे कुछ करना ही होगा। फिर उसने नेसा की ओर देखा, उसके हाथों में उसकी दरांती पकड़ी हुई थी और उसकी आंखें गहरी हो गईं, एक खतरनाक अंधेरे से भर गईं। क्रैकल! कैटरीन ने अपनी छड़ी स्कारलेट पायरोमैंसर के सिर में घुसा दी और खून की धाराएं बाहर निकलती देखीं तथा अपने साथ उस अग्नि में राक्षस में छिपे जीवन के अंतिम कण भी ले गई। कैटरीन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी जब वह पीछे हटी। उसने छड़ी को अपने बाएं हाथ में रखा और एक गहरी सांस ली। स्कारलेट पायरोमैंसर पहले ही मर चुका था, लेकिन उसके प्रारंभिक जीन को प्राप्त करने के लिए कैटरीन को रिवॉल्व को बुलाना पड़ा और स्कारलेट पायरोमैंसर के जीन को अवशोषित करना पड़ा। जैसे ही उसका दाहिना हाथ हरकत में आया, उसका शरीर उत्तेजना से कांप उठा। उसी समय प्लेग रीपर का चेहरा पहले की तरह शांत हो गया जब उसने शांतिपूर्वक अपनी दरांती छोड़ी। नेसा ने चौड़ी आंखों से देखा कि प्लेग रीपर अपना हथियार उसके हाथों में छोड़कर एक तरफ कूद गया। हालांकि उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि प्लेग रीपर ने हार नहीं मानी है। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। कैटरीन का हाथ कमर के स्तर तक उठा और उसने अपनी हथेली को चौड़ा करके रिवॉल्व को कॉल करने के लिए खोला। उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया और हर काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया। होश! प्लेग रीपर ने अपने कंधे को पकड़ लिया और अचानक एक झटके में अपना कोट फाड़ दिया। उसकी काली आंखों में एक सफ़ेद चमक दिखाई दी जो कैटरीन की हथेली के सामने प्रकट हुई और जल्दी ही एक सक्रिय भंवर रिवॉल्व में बदल गई। प्लेग रीपर ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया तथा अपना कोट सीधे कैटरीन की ओर फेंक दिया। एडम, ओसाना और नेसा प्लेग रीपर की हरकतों को अपनी आंखों में अज्ञानता के साथ देख रहे थे। उसके शांत भाव से उनके दिलों में डर की लहर दौड़ गई। अज्ञात ने उनके दिमाग को अंधेरे में डुबो दिया। कांपना, कांपना, कांपना! स्कारलेट पायरोमैंसर का शरीर कांप उठा। उसमें से ऊर्जा की पतली सफ़ेद धाराएं निकलने लगीं, जो इस महान राक्षस के जीन को मुक्त करने के लिए तैयार थीं। क्लच, क्लच, क्लच! बगल से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी जो तेजी से बंद हो रहे जबड़े जैसी थी, जैसे कोई जंगली पिरान्हा अपने शिकार को देख रहा हो। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लें। प्लेग रीपर का कोट तेजी से कांप उठा और अंधेरे के एक धब्बे में बदल गया। अगले ही दिल की धड़कन पर उसमें से एक बड़ा जबड़ा निकला और उसके बाद काली ज्वाला का एक निशान निकला। स्कारलेट पायरोमैंसर के शरीर से एक चमकीला लाल तारा निकला, जो कुछ देर तक अपने पूर्व मालिक के शरीर के ऊपर मंडराता रहा, फिर कैटरीन की ओर बढ़ा और उसके रिवॉल्व में गायब हो गया। क्रैकल! कैटरीन की प्रशंसा भरी आंखों के सामने एक काली चमक दौड़ गई। विशाल जबड़े ने एक बार में पूरे स्कारलेट पायरोमैंसर, ठंडी धरती के एक टुकड़े, लाल तारे और कैटरीन की दाहिनी भुजा को अपने अंदर समाहित कर लिया और उसे आसानी से उसके शरीर से अलग कर दिया। मानव जीवन लंबा है, कम से कम अधिकांश लोगों के लिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने जीवन में विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न परिमाण के सपने देखने के लिए पर्याप्त समय होता है। हालांकि कई लोगों के लिए एक विशेष सपना इतना वांछनीय था कि उसके अलावा कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं था। कैटरीन उस स्थिति में थी। वह नया प्रारंभिक जीन प्राप्त करने के लिए स्कारलेट पायरोमैंसर का जीन प्राप्त करना चाहती थी। उन लोगों के विपरीत जिन्होंने कभी अपना अंतिम सपना हासिल नहीं किया, कैटरीन के पास एक स्पष्ट योजना थी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी वह सफल रही। एक चमकदार लाल सितारा, उसका नया प्रारंभिक जीन पहले से ही उसकी ओर बढ़ रहा था। एक सेकंड में उसके रिवॉल्व में गायब होने वाला था, हमेशा के लिए उसे अपनी शक्तियां दे रहा था। लेकिन इस तथ्य के अलावा कि लोग हमेशा अपने सपनों को प्राप्त करने में सफल नहीं होते, एक और वैश्विक समस्या थी। दूसरों की इच्छाएं, किसी और के लक्ष्य एक ही पल में दूसरे के सपनों को नष्ट कर सकते थे। कैटरीन काफी लंबे समय से अपने सपने की ओर यात्रा कर रही थी,
जिसकी शुरुआत उस समय से हुई जब वह एक प्रेत बनी थी। और कठिनाइयों से गुजरने के बाद, एक योजना बनाने के बाद, एक खतरनाक स्थिति से तालमेल बिठाने के बाद उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। लगभग एक क्षण पहले उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका सपना पूरा हो गया है। एक नई शक्ति, एक नए जीवन का रास्ता खुल गया है। एक काली चमक सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। दूसरे शक्तिशाली प्राणी की इच्छाशक्ति उसकी इच्छाओं को धूल में बदलने में सक्षम थी। अंधकार ने पहले से ही मृत स्कारलेट पायरोमैंसर को निगल लिया, राक्षस के शरीर से सारी ऊर्जा ले ली तथा उस चमकीले तारे को नष्ट कर दिया जो कैटरिन के रिवॉल्व में प्रवेश करना चाहता था। ऊर्जा से संतृप्त घनी जड़ों का पिंजरा भी भयानक जबड़े को रोक नहीं सका। तेज ब्लेड कैटरिन के चेहरे के करीब से गुजरने पर किरचें उड़कर किनारों पर जा गिरीं। जबड़े के बाद जमीन पर केवल एक गहरा गड्ढा बचा था, जिसमें कई तीखे दांतों के कारण एक भयानक पैटर्न बना हुआ था। जबड़े ने कैटरिन के दाहिने हाथ को भी फाड़ दिया, जो एक नया प्रारंभिक जीन पाने की उम्मीद में फैला हुआ था। सामान्यतः इतने गंभीर घाव पर कोई भी दर्द से चीख उठता है। घाव उसके कंधे तक फैला हुआ था। फटे हुए मांस से काले रक्त के भारी थक्के टपक रहे थे, जो ठंडी जमीन पर गिर रहे थे। हालांकि कैटरीन का मन इस दर्द से बिल्कुल बेखबर था। उसकी पूरी दुनिया अब बिखर चुकी थी। इस दर्द का एहसास बाकी सब पर हावी हो गया था। नहीं, कैटरीन फुसफुसाई जैसे वास्तविकता को बदलने की कोशिश कर रही हो। वह चाहती थी कि समय पीछे चला जाए। वह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि ऐसा हुआ था। कांपना, कांपना, कांपना। उसके चेहरे के सामने ऊर्जा की हरी धाराएं बह रही थीं। उसका शरीर अभी भी ऊर्जा बाहर छोड़ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था। ये याद दिलाने वाली बात थी कि कैटरीन ने पहले ही अपना इनिशियल जीन हटा दिया था। उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा उन्नत रूप के 5 मिनट में से उसके पास केवल 2 मिनट बचे थे। फिर अंतिम 10 सेकंड शुरू होने से पहले उसके पास 1:50 और बचे थे। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल। अंधेरे का थक्का हड्डियों के टूटने की आवाज़ें निकालता था। जबड़े को अपने शिकार को खाने में बहुत मज़ा आता था, चाहे वह ज़मीन हो, जड़ें हों, स्कारलेट पायरोमैंसर का मांस हो या राक्षस की ऊर्जा हो। जबड़े ने हर चीज़ को खा लिया, उसे अपनी ऊर्जा में बदल दिया। कैटरीन को ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए था। बेशक अब हर पल उसके लिए मायने रखता था, लेकिन यह असंभव था कि वह 10 या 20 सेकंड से कम समय में ठीक हो पाती। लेकिन दूसरों को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि कार्रवाई तत्काल और अभी की ज़रूरत है। वोश! नेसा प्लेग रीपर के पास पहुंची, जिसने अब अपना कोट खो दिया था, भले ही अस्थायी रूप से। ये पहली बार था जब वह या कोई और देख सकता था कि लंबे काले कोट के नीचे क्या था। प्लेग रीपर काफ़ी दुबला पतला दिख रहा था। उसके पास बहुत बड़ी मांसपेशियां या ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी पसलियां तनी हुई त्वचा के नीचे से थोड़ी सी दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसका शरीर कमज़ोर नहीं था। छोटी छोटी मांसपेशियां मजबूत टेंडन के साथ आपस में जुड़ी हुई थीं, जो उनके भीतर छिपी ताकत को दिखा रही थीं। नेसा आगे की ओर दौड़ती रही और जल्दी से प्लेग रीपर के पास पहुंच गई। उसके शरीर को देखकर वह घबरा गई। उसे खतरा महसूस हुआ, उसकी पीली त्वचा की वजह से नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर पर मौजूद कई निशानों की वजह से। नेसा के शरीर पर भी निशान थे, लेकिन उनमें से कोई भी प्लेग रीपर के शरीर पर जितने भयानक नहीं थे। लगभग कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां उसकी त्वचा साफ और मुलायम रह पाई हो। लगभग हर जगह अलग अलग कठोरता के खुरदुरे निशान थे। नेसा के पास सोचने का समय नहीं था, लेकिन वह ये नहीं सोच सकी कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उसे कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेसा ने अपने पूरे शरीर में सिहरन के साथ मन ही मन कहा, अगर वह यहाँ खड़ा है, हमारे खिलाफ लड़ रहा है, तो इन सभी लड़ाइयों में वह जीत रहा है। क्या हम इस राक्षस को रोक पाएंगे? नेसा ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह विचलित नहीं होना चाहती थी। ऐसे विचार अभी बेकार थे और केवल उसे ध्यान केंद्रित करने से रोकते थे। आपका रोमांच साम्राज्य में जारी है। नल, वह प्लेग रीपर के सामने अचानक रुकी और अपने पंजे सीधे उसकी गर्दन पर तान दिए। प्लेग रीपर ने कैटरीन और स्कारलेट पायरोमैंसर के साथ जो कुछ भी किया था, उसके बावजूद वह इस समय अपनी सबसे कमजोर स्थिति में था। उसके पास कोट नहीं था और उसकी दराती दूर पड़ी थी, जिसका ब्लेड जमीन में गड़ा हुआ था। संभवतः ज्वाला वलय के पार कुछ राक्षस हैं जिन्हें कैटरीन पकड़ सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक मौका है, हमें उनसे निपटना है। नेसा ने प्लेग रीपर को घूर कर देखा, जो अपने तीखे पंजों से उसकी गर्दन को छेदने ही वाली थी। होश! प्लेग रीपर अचानक पलट गया और उसके हमले को अपनी शांत आंखों के सामने से गुजरने दिया। अपने हथियार और कोट को अस्थायी रूप से खोने के बावजूद प्लेग रीपर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अभी वह एक शक्तिशाली हमला करने की तैयारी कर रहा था। अगले कुछ सेकंड तक, जबकि कैटरीन को अभी भी होश नहीं आया था और एडम के पास उसकी सहायता के लिए पर्याप्त समय नहीं था, नेसा ने प्लेग रीपर को मारने की पूरी कोशिश की। वह उस क्षण तक जितनी तेजी से चल सकती थी, चलती रही।
पहले नेसा प्लेग रीपर को हराना चाहती थी ताकि यह साबित कर सके कि वह अधिक शक्तिशाली हो गई है, कि वह एडम से श्रेष्ठ है, लेकिन अब उसके पास एक अलग प्रेरणा थी, वह उससे डरती थी। नेसा के अंदर इस प्राणी का वास्तविक भय पनप रहा था, जो उनमें से हर एक को मार डालने में सक्षम था। यहाँ दोस्ती या अनोखी टीमवर्क की कोई ताकत नहीं थी जो निश्चित रूप से उन्हें जीत की ओर ले जाती। अगर प्लेग रीपर उन सभी से ज्यादा शक्तिशाली होता तो उनकी कब्रें यहीं होतीं। क्या? प्लेग रीपर ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और एक लंबी, मुश्किल से सुनाई देने वाली घरघराहट भरी आवाज निकाली। नेसा सिहर उठी। वह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे लगा कि प्लेग रीपर की हताशा उस आह में व्यक्त हो रही थी। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। उसी क्षण जबड़े ने अपने शिकार को चबाना बंद कर दिया। अंधेरे का वह गोला कांप उठा और प्लेग रीपर की ओर तेज गति से बढ़ने लगा, जैसे कोई छाया जमीन पर दौड़ रही हो। एक ही झटके में कोट ने एक बार फिर अपने मालिक के जख्मी शरीर को ढक दिया, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ थी। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने काले कोट से लाल ऊर्जा निकलती देखी। ऊर्जा तेजी से प्लेग रीपर के हाथों की ओर बढ़ी और उन्हें सशक्त बनाया। नहीं, लड़ने की कोशिश मत करो, भाग जाओ, एडम ने चिल्लाते हुए कहा। वह समय पर नेसा के पास पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेग रीपर ने आगे बढ़ने से पहले नेसा के आखिरी हमले को चकमा दिया। शांतिपूर्वक, मानो वह प्राणघातक युद्ध में नहीं बल्कि अभ्यास में लगा हो। प्लेग रीपर ने अपनी हथेलियां नेसा के पेट पर रखीं और फिर सारी लाल ऊर्जा एक ही बिंदु पर छोड़ दी। फिर अगली चीज जो नेसा ने देखी वह एक भूतिया लाल जबड़ा था जो एक अपरिहार्य मृत्युदंड की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। प्लेग रीपर का कोट न केवल जबड़े को बुला सकता था, बल्कि दूसरे की ऊर्जा, मांस और रक्त को अपने में परिवर्तित कर सकता था और अंततः उस शक्ति को अपने दुश्मन पर छोड़ सकता था। पिछली बार प्लेग रीपर ने इस क्षमता का इस्तेमाल तब किया था जब ओस्कर अपनी विशाल तलवार से उसका सिर लगभग काटने ही वाला था। फिर जबड़े ने ओस्कर की बांह को चीर दिया, उसे निगल लिया और उसे ऊर्जा में बदल दिया। प्लेग रीपर इस क्षमता का बार बार उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे तीव्र प्रतिक्षेप उत्पन्न होता था तथा प्रत्येक उपयोग के बीच उसे लंबे समय के लिए विराम की आवश्यकता होती थी ताकि उसका शरीर नष्ट न हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से नेसा के लिए प्लेग रीपर उस ऊर्जा के महासागर की पूरी ताकत उस पर छोड़ने के लिए तैयार था जो अब उसके हाथों में थी। उसके कोट, भयानक जबड़े ने पूरे स्कारलेट पायरोमेंसर, टॉप 8 राक्षस, उसके जीन और कैटरिन के दाहिने हाथ को अवशोषित कर लिया। पिछली बार का हमला कितना शक्तिशाली था, इसे देखते हुए एडम और ओसाना तथा उनके संचालकों को यह एहसास हो गया कि अब प्लेग रीपर पूरी तरह से अलग स्तर की शक्ति का प्रदर्शन करेगा और नेसा इसका शिकार होगी। कांपना कांपना कांपना। उसके हाथों से निकली लाल ऊर्जा एक विशाल जबड़े में बदल गई जो नेसा से टकराए और उसे एक उग्र बैल की तरह दर्जनों मीटर दूर तक ले गई। हर बार जब जबड़ा उसके भूतिया नुकीले दांतों पर कसता तो वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता, छोटा होता जाता, लेकिन एक नया जबड़ा बन जाता। इस प्रकार कुछ ही सेकंड में कुछ काटने के माध्यम से नेसा को 10 से अधिक छोटे भूतिया जबड़ों का सामना करना पड़ा। नेसा ने किसी तरह खुद को रोकने या बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्थिति में यह संभव नहीं था। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। जबड़े सक्रिय रूप से उसे हर जगह काट रहे थे जहां तक वे पहुंच सकते थे। तीखे नुकीले दांत उसके मांस में गहराई तक गड़ रहे थे। कुछ जबड़े त्वचा के टुकड़े नोच रहे थे, अन्य उसके लंबे बालों को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। जबड़े उसे आगे ले गए और पीछे अपनी ऊर्जा के लाल निशान छोड़ते गए तथा पीड़ा के दौरान नेसा का काला खून जमीन पर छलकता गया। नेसा दर्द से चीख उठी जब एक जबड़े ने उसके कान को काट लिया और उसका आधा हिस्सा फाड़ दिया। इससे पहले कि दर्द की अगली लहर उसके दिमाग तक पहुंच पाती, नेसा जमीन पर गिर गई। उसने तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके पैर सतह पर पड़े, छोटे छोटे जबड़ों की एक भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे जमीन पर कीलों से ठोंक दिया, जिससे उसका मजबूत शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। नेसा दर्द से चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने अपनी मुट्ठियां भी कस लीं। यदि उसकी जगह एडम, कैटरिन या ओसाना होते तो वे अब तक शायद मर चुके होते, लेकिन कैटरिन का मजबूत शरीर अपने मालिक को जीवित रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। आखिरी कुछ काटने उसकी हड्डियों पर पड़े, जबड़े उसके मांस को कुतर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे एक बार फिर नेसा पर हमला करने वाले थे, वे कांप उठे और गायब हो गए। प्लेग रीपर ने गुर्राहट की, उसका शरीर पीछे की ओर झुका और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। उसके चेहरे पर एक तेज दर्द झलक रहा था। इस हमले ने बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और जितनी ताकत उसने छोड़ी उतनी ही भयानक शक्ति भी थी। इसके बाद प्लेग रीपर इस क्षमता का दोबारा उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत अधिक था। जबड़े की ऊर्जा खत्म हो गई, इसलिए वे कणों में बिखर गए, शून्य में गायब हो गए। लेकिन यह असंभव था कि नेसा इसके बाद लड़ाई जारी रख पाएगी। एम्पायर में छिपी हुई कहानियों की खोज करें। वह ऐसी लग रही थी जैसे जंगली भेड़ियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया हो और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया हो।
उसके बाएं कान का केवल आधा हिस्सा बचा था, दायां कान छोटे छोटे टुकड़ों में फटा हुआ था, चेहरे का एक तिहाई हिस्सा नुकीले दांतों के काटने और कटने के निशानों से ढका हुआ था, और उसकी दाहिनी आंख गायब थी। उसके हाथों, पैरों और धड़ से उखड़े हुए उसके अपने मांस के टुकड़े उसके बगल में पड़े थे, और रास्ते में लाल भूतिया जबड़े उसके ऊपर से गुजर रहे थे। उसके अंगों पर इतने गहरे घाव थे कि उनमें से हड्डियां, नसें और टेंडन बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे थे। यदि उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत न होती तो घावों की संख्या कई गुना अधिक होती। जबड़े उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। नेसा के होंठ, जिनका कुछ हिस्सा उसके जबड़े से काटा गया था, हरकत में आ गए। नेसा ने कुछ फुसफुसाया, लेकिन उसे सुनना असंभव था, उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। भाड़ में जाओ, बस, ये बहुत आगे बढ़ गया है, मैग्नस ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वह तूफान की तरह कमरे से बाहर निकलने वाला था और नेसा को बचाने के लिए अपने सभी संबंधों का उपयोग करने वाला था। वह अभी भी जीवित थी, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी, लगभग मृत्यु के करीब। क्लिक करें। हालांकि इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, एक क्लिक की आवाज़ हुई और एक विशाल स्टील का दरवाज़ा उसके सामने बंद हो गया, जिसे कि ज़ीरो फैंटम भी शायद ही तोड़ सके। तुरंत ही मैग्नस ने पलटकर रेफेसा को गुस्से से देखा और उसकी उंगली बटन को कसकर दबा रही थी। तुम क्या कर रहे हो? रेफेसा, मुझे बाहर निकालो, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा, मैग्नस ने ठंडे स्वर में धमकी भरे अंदाज में कहा। हालांकि इससे रेफेसा को कोई भावना नहीं हुई, उसका चेहरा शांत रहा। वह जानती थी कि मैग्नस ऐसा करने में सक्षम है, लेकिन वह अपनी गर्दन टूटने से नहीं डरती थी, यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यह ज़रूरी है। मैं आपकी धमकी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी मदद की ज़रूरत के बारे में बात कर रही हूँ, रेफेसा ने शांत भाव से आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मैग्नस ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और खतरनाक तरीके से उसके करीब आ गया। उफ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर उसे एक भी और घाव मिला तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। एकमात्र हाइब्रिड गायब हो जाएगा। लानत है, मेरी बेटी मर जाएगी, मैग्नस ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ चिल्लाया। रेफेसा ने अपना छोटा सा हाथ उसके गाल पर रखते हुए सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे विपरीत, मैंने पहले ही कुछ ऐसा देख लिया है जिससे मुझे इस पर विश्वास हो गया है, रेफेसा ने मैग्नस की तेजी से चौड़ी होती आंखों को देखते हुए कहा। फिर उसने दो स्क्रीन की ओर इशारा किया जहां कैटरीन और एडम दिखाई दे रहे थे। उनकी निगाहें घायल नेसा पर टिकी थीं, तथा उनका पूरा ध्यान प्लेग रीपर पर था, जो उनका एकमात्र शत्रु था। लेकिन ये सिर्फ गुस्सा और बदला लेने की इच्छा नहीं थी। उनकी आंखें लाल थीं और उनकी नसें सूजी हुई थीं, जिससे पता चलता था कि वे दोनों रेजोनेंस में प्रवेश कर चुके थे। तो अब हम एक अजीब स्थिति में हैं और इसके पूरा होने की ओर बढ़ रहे हैं। रेफेसा ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। उसने कैटरीन की ओर देखा। उसके पास 1.5 मिनट तक मजबूत रहने का समय बचा है, फिर 1:50 में वह कमज़ोर हो जाएगी और उसकी ऊर्जा असीम रूप से बाहर की ओर बहेगी। तभी रेफेसा की नज़र एडम पर पड़ी। वह अंततः रेजोनेंस में प्रवेश कर गया है, लेकिन वह उस अवस्था में कितनी देर तक टिक सकता है? मैं शर्त लगाता हूं कि 2 मिनट से भी कम समय में उसकी मांसपेशियां फट जाएंगी और उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। रेफेसा ने भारी आह भरते हुए नेसा की ओर इशारा किया। दुर्भाग्यवश वह अब और नहीं लड़ पाएगी। वह केवल यही आशा कर सकती है कि उसके सहयोगी अपने शत्रु को पराजित कर सकें, जिसके बारे में बात करते हुए रेफेसा ने प्लेग रीपर को घूर कर देखा। उसके मुंह के कोनों से खून की गहरी धारें बह रही थीं। उसकी सांसें भारी थीं लेकिन धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, और उसकी दरांती पहले से ही उसकी ओर उड़ रही थी, फिर से अपने मालिक का हथियार बनने के लिए उत्सुक। वह सर्वशक्तिमान भी नहीं है। अब समय आ गया है कि वह अपने अंतिम विरोधियों को पराजित करे या नष्ट हो जाए, जैसा कि मृत भूमि के अधिकांश राक्षसों का भाग्य है। आखिरी बार रेफेसा ने ओसाना की ओर देखा, जिसने परिस्थिति के बावजूद अपने चेहरे पर एक ठंडा भाव बनाए रखने की कोशिश की। और उसने अभी तक अपना तुरुप का पत्ता नहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन वह क्षण लगभग आ गया है। बैंगनी लपटों के ऊंचे खंभे धीरे धीरे मोटे होते गए, जिससे आग का घेरा आम राक्षसों के लिए अभेद्य हो गया। विसंगतियां और भी मजबूत होती जा रही थीं, जिससे नई कलाकृतियां प्रकट हो रही थीं, जो अपनी ज्वलंत नरक से सब कुछ ढकना चाहती थीं। हवा ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो ज्वाला के घेरे के अंदर बेरोकटोक घूम सकती थी। धूल भरी जमीन पर बह रही थी और उन कुछ लोगों के रोंगटे खड़े कर रही थी जो अब तक किसी तरह बच गए थे। हुश! एक हवा की धारा खंडहर हो चुके फ्यूम कैथेड्रल से होकर गुजरी, जो ओसाना के पास से गुजरी, जो युद्ध के मैदान से सबसे दूर खड़ा था। जब उसने फ्यूम कैथेड्रल पर एक नज़र डाली तो उसके लंबे गुलाबी बाल उसकी आंखों के सामने लहराने लगे। हालांकि यह भव्य संरचना मिडनाइट क्रिस्टल के कारण आंशिक रूप से नष्ट हो गई थी, लेकिन फ्यूम आर्मर्स कहीं नहीं गए थे। वे अभी भी अंधेरे में खड़े थे, युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे।
जब तक प्लेग रीपर जीवित था वह उनके नियमों के अनुसार राजा था, क्योंकि वह फ्यूम सिंहासन को अपने अधीन करने में सफल रहा था। तो ऐसी स्थिति में भी वह उनकी मदद नहीं लेगा, है न? ओसाना ने छाया में छिपे हुए निश्चल राक्षसों को देखते हुए सोचा। फिर उसकी नज़र मिडनाइट क्रिस्टल से थोड़ी दूर खड़े प्लेग रीपर पर गई। वह अपने आखिरी 2 विरोधियों से लड़ रहा था। उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एडम और कैटरिन भी अपनी सीमा पर थे। वह फ्यूम आर्मर्स को युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं कहेगा, उसका अभिमान उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। मुझे यकीन है कि इस तरह के चरित्र के साथ वह असंभव परिस्थितियों से विजयी हुआ है, लेकिन अब उसे अपना अभिमान त्याग देना चाहिए, इस तरह वह निश्चित रूप से जीत जाएगा। ओसाना ने मन ही मन बुदबुदाया और उसकी आंखें गहरी हो गईं। ये कितनी विडंबना है कि वह ऐसा नहीं करेगा। जिसने पहले उसे बचाया था और उसे इतना मजबूत बनाया था, वही अब उसे नष्ट कर सकता है। हालांकि ओसाना ने एडम और कैटरीन की ओर देखा। ऐसा होने के लिए हमें जीवित रहना होगा, अन्यथा मेरे विचार एक महत्वहीन शून्य मात्र रह जाएंगे। कदम। एडम जैसे ही आगे बढ़ा, उसके मुंह के कोने से खून की पतली धार बहने लगी। यद्यपि उसने रेफेसा की इन सब के बारे में टिप्पणियां नहीं सुनी थीं, लेकिन वह इतना अनुभवी था कि उसे एहसास हो गया था कि उसका शरीर पहले ही अपनी सीमाओं से परे था। कैटरिन द्वारा एडम पर अपना उन्नत बीज प्रयोग करने के बाद वह और अधिक सुदृढ़ीकरण नहीं ले सका, लेकिन अंततः वह रेजोनेंस में प्रवेश कर गया और उसे रोकना असंभव हो गया। खून का बहना इस बात का पहला संकेत था कि उसका शरीर धीरे धीरे टूट रहा था। ये बहुत ज्यादा दबाव में था, जो बहुत सीमित समय तक ही बरकरार रह सकता था। एडम, मुझे लगता है कि तुम अपनी सीमाओं को मुझसे बेहतर समझते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस रूप में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक लड़ सकते हो, फिर तुम टूट जाओगे। सिल्वाना ने घबराते हुए अपने होंठ काटते हुए कहा। एडम ने शांति से सिर हिलाया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा समय भी लगभग उसी समय समाप्त हो जाएगा जब उसका। एडम ने कैटरिन की ओर देखते हुए कहा। उसके कटे हुए दाहिने हाथ से खून की बूंदें अभी भी टपक रही थीं, लेकिन वह दर्द पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। तुम तैयार हो, है ना? एडम ने पूछा। कैटरीन ने सिर हिलाया। जरूर, मेरे पास उन्नत रूप का 1.5 मिनट बचा है, आप उससे ज्यादा समय तक रेजोनेंस में नहीं रह सकते। एडम ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो या तो हम 2 मिनट में जीत जाएंगे या फिर साथ साथ मर जाएंगे। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। कैटरीन ने गहरी सांस ली। उसकी मौत हर गुजरते सेकंड के साथ करीब आ रही थी। ज्वाला वलय के अंदर अभी भी हल्के पीले राक्षस थे, लेकिन वे बहुत दूर खड़े थे और यह असंभव था कि प्लेग रीपर कैटरिन को उन्हें मारने और एक नया प्रारंभिक जीन प्राप्त करने की अनुमति देगा। उनका एकमात्र विकल्प प्लेग रीपर को मारना और कुछ सेकंड में किसी राक्षस को खत्म करना था ताकि कैटरिन न मरे। ऐसा लग रहा था कि समय बहुत कम है, लेकिन लड़ाके जितने अधिक मजबूत और थके हुए होंगे, लड़ाई उतनी ही जल्दी समाप्त हो सकती है। एक सफल हमला प्लेग रीपर के सिर को उसके कंधों से उड़ाने या उसकी दरांती से एडम और कैटरिन को काटने के लिए पर्याप्त था। कदम। एडम ने अपना पहला कदम उठाते हुए अपना पैर उठाया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसने अपने शरीर में दर्द की एक हल्की लहर महसूस की, जिसने उसे याद दिलाया कि वह इस तरह की शक्ति को लंबे समय तक अपने पास नहीं रख पाएगा। तभी उसका शरीर कांप उठा और बिजली के एक बोल्ट में तब्दील हो गया, जो तुरंत गायब हो गया और कहीं और प्रकट हो गया। एक सेकंड बाद एडम की सुई प्लेग रीपर पर गिरी, जो उसके रास्ते में आने वाली हवा की मोटी धाराओं को चीरती हुई निकल गई। प्लेग रीपर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके हाथ गति में आ गए और वह अपनी दरांती को घुमाने लगा। संघर्ष। काली ब्लेड ऊपर से गिरती हुई चांदी की सुई से टकराए। प्लेग रीपर की आंखें चौड़ी हो गईं जब एक अप्रत्याशित शक्तिशाली झटका उसके हाथों से होते हुए उसके पैरों तक पहुंचा और जमीन में गायब हो गया। इस साधारण प्रहार से एक शक्तिशाली ध्वनि उत्पन्न हुई, मानो 2 विशाल स्टील की घंटियां एक दूसरे से टकरा रही हों। रघा। प्लेग रीपर ने दहाड़ते हुए एडम के अगले हमलों को रोक दिया, जो और भी अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। वोश। दुर्भाग्य से प्लेग रीपर के लिए एडम उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी नहीं था। कैटरिन ने एक हाथ खो दिया था, लेकिन समर्थन के रूप में यह उसके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। यदि एडम ने लड़ाई के दौरान अपना दाहिना हाथ खो दिया होता, तो उसकी मारक क्षमता 1/3 या आधी भी कम हो जाती, क्योंकि 2 भुजाओं के बिना प्लेग रीपर से नज़दीकी लड़ाई में लड़ना असंभव था। हालांकि कैटरीन अपने बाएं हाथ से अपनी छड़ी पकड़ सकती थी, साथ ही बिना किसी प्रतिबंध के अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग कर सकती थी। इस प्रकार जब प्लेग रीपर पर तीसरा हमला हुआ, तो जमीन से कई नुकीली जड़ें निकल आईं। पिछली बार के विपरीत, जब कैटरिन ने अपने प्रथम आदेश का प्रयोग किया था, जड़ें बहुत पतली थीं, फिर भी अधिक मजबूत और तेज थीं, और कांटे बड़े बड़े हार्पूनों पर लगे सुइयों के समान थे, जो मांस में घुसकर दुश्मन के शरीर में स्थायी रूप से धंस जाते थे। एडम, पीछे हटो, कैटरीन चिल्लाई, क्योंकि जड़ें और भी अधिक संख्या में हो गई थीं।
अपने आर्टिफैक्ट की बदौलत कैटरीन स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकती थी कि उसे अपने हमलों में कितनी ऊर्जा लगानी है। बेशक अन्य फैंटम भी आर्टिफैक्ट के बिना ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन उनकी सीमाएं थीं जबकि कैटरीन की नहीं। इसके अलावा उस आर्टिफैक्ट के लिए धन्यवाद जिसने उसकी प्रत्येक क्षमता के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को नियंत्रित किया, उसे अपने ऑर्डर या नेक्सस को सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ी। इस प्रकार यदि वह थोड़ी सी ऊर्जा का उपयोग करती और अपने प्रथम आदेश के साथ केवल कुछ जड़ों को बुलाती तो उसे आदेश का पुनः उपयोग करने के लिए ठीक होने तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। और ये दूसरी तरह से काम किया। हालांकि अब कैटरीन प्रतिध्वनि में थी और उसका उन्नत रूप ऊर्जा विशाल धाराओं में विकास वृक्ष से बाहर निकलती रही। उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह लगभग अनिश्चित काल तक अपनी जड़ें बना सकती थी। लेकिन क्या यह उसके बचे हुए 1 मिनट में प्लेग रीपर को मारने के लिए पर्याप्त होगा? हुश! एडम अचानक एक तरफ कूद गया। प्लेग रीपर ने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की। उसने अपनी दरांती से जड़ों को काटना शुरू कर दिया, लेकिन कैटरीन जानती थी कि वह लड़ेगा। तो जब प्लेग रीपर ने कुछ नुकीली जड़ें काटी तो रुकते ही उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी दरांती की धार ने काली चिकनी जड़ से उग रहे लाल पौधे को लगभग काट ही दिया था। इससे पहले कि प्लेग रीपर समझ पाता कि क्या हो रहा है, वह पहले से ही कांटेदार जड़ों के पिंजरे में था, जो विस्फोटक फूलों के साथ काली जड़ों से जुड़ी हुई थी। तुमने मेरा सपना, मेरा हाथ और संभवतः मेरा जीवन छीन लिया। इस स्थिति में मैं कम से कम तुम्हें मार सकती हूँ, तुम्हें इस दुनिया से मिटा सकती हूँ, कैटरीन ने एक अशुभ आवाज में फुसफुसाते हुए कहा और फिर जमीन पर पड़े डंडे से जोरदार विस्फोट किया, इससे पहले कि उसके लिए उस शक्ति का 1/3 भी असंभव था। पिछली बार प्लेग रीपर को अपने कोट की सहायता से कैटरीन के विस्फोट से अपना बचाव करना पड़ा था। हालांकि उसका लक्ष्य वह नहीं था, बल्कि स्याही की धाराएं और जबड़े के फूल थे। लेकिन अब विस्फोट प्लेग रीपर पर केंद्रित था और कैटरीन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हा 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 हा, अच्छा काम, अब वह खत्म हो गया, मैग्नस ने सैकड़ों लाल फूलों को देखते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। प्लेग रीपर ने मौत के इस कोकून से बाहर निकलने के लिए चाहे जितने भी प्रयास किए हों, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैटरीन की आंखों में एक चमक सी चमक उठी, क्योंकि सभी फूल एक साथ चमक रहे थे। अंदर की लपटें और तापमान इतना शक्तिशाली था कि स्कारलेट पायरोमेंसर भी अगर जीवित होता तो उसे जला सकता था। प्लेग रीपर शारीरिक रूप से मजबूत था, लेकिन उसके पास कोई रक्षा क्षमता या तीव्र पुनर्जनन क्षमता नहीं थी। उसके कोट के जबड़े ब्लेड या तलवार को रोक सकते थे, लेकिन विनाशकारी विस्फोट से निकलने वाली आग की लहर को नहीं रोक सकते थे। तुम जल जाओगे, भले ही तुम मरो नहीं, तुम्हारी सारी त्वचा जल जाएगी, तुम लड़ते नहीं रह पाओगे, कैटरीन ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा। विस्फोट के कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि प्लेग रीपर खुद का बचाव नहीं कर सकता, लेकिन उसे संदेह भी था। उसने खुद को अपनी बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश की। वूश! अचानक एक काली चमक जलती हुई कैद से बाहर निकली और अपने रास्ते में आने वाली सभी जलती हुई जड़ों को आसानी से नष्ट कर दिया। लंबे कोट के सिरों में आग लग गई, लाल चिंगारियां किनारों की ओर उड़ने लगी, धुएं के गुबार बाहर निकलने लगे, जो लंबे आकार के पीछे निशान छोड़ते चले गए। क्या वह बाहर कैसे निकला? कैटरीन की आंखें अविश्वास से फैल गईं जब उसने प्लेग रीपर को देखा, जो उसकी दिशा में दौड़ रहा था। लेकिन केवल वह ही आश्चर्यचकित नहीं थी, मैग्नस और रेफेसा भी अपने अनुभव और व्यापक ज्ञान के बावजूद जो कुछ वे देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं थी कि प्लेग रीपर पिंजरे से बाहर निकल पाया था, बल्कि कुछ और था। प्लेग रीपर की शांत आंखों से उसके पीले चेहरे पर सूजी हुई नसें बह रही थीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंगनी खतरे के स्तर का राक्षस इस राज्य में प्रवेश कर चुका है। भले ही यह शीर्ष 1 हो। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आखिरी बार कब ऐसी रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ऐसा कुछ वर्णित था। एडम और कैटरीन की विफलता पर विश्वास न करते हुए रेफेसा ने गले में कुछ अटका लिया। इससे पहले कि उनके विचार विकसित हो पाते या कैटरीन की आत्मरक्षा की प्रवृत्ति जागृत हो पाती, प्लेग रीपर ने हमला कर दिया। खनक! काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति, जिसके पूरे शरीर पर चमकती हुई बिजली चमक रही थी, कैटरीन के सामने प्रकट हुआ। एडम के चांदी के नुकीले दांतों ने प्लेग रीपर के काले ब्लेड को कसकर जकड़ लिया, जिसे वह आखिरी क्षण में पकड़ने में सफल रहा। खड़े मत रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होता है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो हम सब मिलकर उसे अभी मार डालें, एडम ने चिल्लाते हुए कहा और पूरी गति से हमला करना शुरू कर दिया। अब एडम के हर हमले से प्लेग रीपर की भुजाएं नहीं हिलीं, लेकिन वह उससे ज्यादा मजबूत नहीं था। कैटरीन ने सांस फूली और उसके साथ शामिल हो गई। बीच बीच में वह नजदीकी लड़ाई के लिए अपनी लाठी का इस्तेमाल करती और जड़ों को बुलाकर प्लेग रीपर के शरीर पर हल्की खरोंचें छोड़ती। हर बार वह किसी तरह अंतिम क्षण में बच निकलता था, लेकिन यदि खरोंचें बहुत अधिक हों तो वे भी गंभीर क्षति बन सकती थीं। बहुत बढ़िया, चलो उसे पकड़ लेते हैं,
कैटरीन ने आत्मविश्वास से कहा, समय बर्बाद करने या इस तथ्य के बारे में नहीं सोचा कि वे हार सकते हैं। प्लेग रीपर उनके दबाव से बाहर नहीं निकल सका। एडम ने सिर हिलाया, अपनी सुई पकड़ी और प्लेग रीपर की छाती पर निशाना साधते हुए कई तीखे हमले किए। प्लेग रीपर की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह सभी हमलों को रोक नहीं पाएगा। उसने अपना धड़ एक तरफ घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पीछे जड़ें दिखाई देने लगीं। सहज रूप से प्लेग रीपर का शरीर झुक गया तथा उसने जड़ों को अपने शरीर में घुसने से रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जड़ों की नुकीली नोकें उसके दाहिने कंधे में धंस गईं, जिससे मांस का एक बड़ा हिस्सा फट गया। RRRGGGGHHHHHH। एक दर्दनाक घुरघुराहट के साथ खून का एक तेज बहाव बाहर की ओर बहने लगा। बाम! एडम ने इसका फायदा उठाने और प्लेग रीपर पर अंतिम हमला करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हालांकि 10 सेकंड बाद प्लेग रीपर के घाव और भी बदतर हो गए थे और एडम और कैटरीन के हमलों की अंतहीन बौछार ने उसे हार की ओर ले जाया। तब प्लेग रीपर को एहसास हुआ कि उसे एडम से हर कीमत पर छुटकारा पाना होगा। ये जीत का निश्चित रास्ता था। आखिर कैसे? प्लेग रीपर ने अपने सारे तुरुप के पत्ते पहले ही इस्तेमाल कर लिए थे, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति और अपने कोड पर ही भरोसा कर सकता था, है न? होश! प्लेग रीपर का हाथ जैसे ही हरकत में आया, उसने हड्डी के हैंडल को छोड़ दिया। एडम और कैटरीन ने सोचा कि प्लेग रीपर उनमें से एक को पकड़ लेगा, लेकिन वे गलत थे, इसीलिए उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। क्रैकल! बिना किसी हिचकिचाहट के प्लेग रीपर ने उसकी दाहिनी आंख फोड़ दी। तेज दर्द और खून ने उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं जगाया। यह उसका निर्णय था और इसके पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य था। इससे पहले कि एडम या कैटरीन कुछ समझ पाते, प्लेग रीपर के कंधे पर एक जबड़ा खुल गया और एक क्षण बाद उसकी अपनी दाहिनी आंख गायब हो गई। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं और प्लेग रीपर ने जो किया था, उसे महसूस करके उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसके बाद उसके कंधे से लाल ऊर्जा निकलकर तेजी से प्लेग रीपर की बांह से नीचे की ओर बहने लगी। बाम! इसके साथ ही प्लेग रीपर ने अपनी दरांती को कैटरीन के सामने जमीन पर पटक दिया, जिससे एक छोटा विस्फोट हुआ और धूल की लहरें उठीं, जिससे वह कुछ मीटर दूर जा गिरी। नहीं, कैटरीन ने आश्चर्य से कहा। उसे एहसास हुआ कि प्लेग रीपर का हमला कितना शक्तिशाली हो सकता है। एडम बचने की कोशिश कर रहा था। बिजली के डिस्चार्ज और भी ज्यादा सक्रिय हो रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दिल की हर धड़कन के साथ प्लेग रीपर की मुट्ठी लाल रंग की ऊर्जा से ढकी हुई एडम की गति से कहीं ज्यादा तेजी से आ रही थी। रुको, क्या ऑस्कर और नेसा के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? एडम ने अपने दुश्मन के पिछले 2 लाल हमलों को याद करते हुए सोचा। उसका मन भय से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वह ऐसी स्थिति में जीवित नहीं बच सकेगा। उसका शरीर टूट जाएगा या सबसे बुरी स्थिति में तत्काल मृत्यु हो जाएगी। होश! हवा के अगले झोंके के साथ एडम की एकाकी नीली आंखों में किसी की छवि प्रतिबिंबित हुई। उसने लंबे गुलाबी बालों को हिलते हुए देखा और महसूस किया कि जो अब तक पीछे खड़ी थी, उसने अंततः अपना कदम आगे बढ़ाने का निर्णय कर लिया था। बाम! एडम के बजाय प्लेग रीपर की मुट्ठी ओसाना के पेट पर लगी, जिससे उसकी सारी शक्ति उस पर आ गई। एक ही धड़कन में आघात तरंग ने उनके चारों ओर जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थरों और धूल को उड़ा दिया, और ऐसा होते ही ओसाना का मांस फट गया और उसके पेट में एक बड़ा सा छेद हो गया। एक बड़ा सा बर्छा उसके शरीर को छुए बिना उसमें से आर पार हो सकता था। खून और मांस के टुकड़े एक तरफ बिखर गए। कुछ लाल बूंदें एडम के सदमे में पड़े चेहरे पर गिर रही थीं, जबकि ओसाना के नीचे खून का तालाब प्रत्येक सांस के साथ बड़ा होता जा रहा था। कदम! ओसाना ने पलटकर एडम की ओर एक धुंधली नज़र से देखा, जिसमें जीवन की लौ तेजी से बुझ रही थी। उसके मुंह के कोनों से लगातार खून बह रहा था, और मौत उसे इस दुनिया से ले जाने के लिए पहले से ही तैयार थी। 3 इच्छाएं! ओसाना ने कर्कश स्वर में बुदबुदाया, याद रखो, अब तुम्हें मेरी 3 इच्छाएं पूरी करनी हैं। नल! ओसाना ने अपनी हथेली एडम की छाती पर रखी और उसकी आंखें चमक उठीं। अंततः उसने अपनी सबसे शक्तिशाली और खतरनाक क्षमता, द्वितीय आदेश का उपयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि एक अच्छा प्रभाव प्राप्त करने के लिए ओसाना को जोखिम उठाना पड़ा। फिर गुलाबी ऊर्जा उसकी बांह से नीचे प्रवाहित हुई, जो तुरंत लाल हो गई, जैसे कि उसका खून उस दर्द के साथ मिश्रित हो गया जिसे वह पीड़ा में महसूस कर रही थी। एडम की छाती पर 99 गुलाबी पंखुड़ियों वाले एक फूल की आकृति उभरी, जिसकी सबसे बाहरी पंखुड़ियों के सिरे लाल थे। बाम! एक कमजोर आखिरी मुस्कान के साथ ओसाना एक खाली, बेजान निगाह के साथ जमीन पर गिर पड़ी। गोल्डन लाइट स्क्वाड से पहली बार सामना करने वाले व्यक्ति को ओसाना सबसे विशिष्ट फैंटम सपोर्ट की तरह लगेगी, जो हमेशा अपनी टीम की मदद करती थी और अपने साथियों का उत्साह बढ़ाती थी। वह एक आम प्यारी लड़की की तरह दिखती थी, और उसका प्यारा रूप उसे दूसरों के सामने अपना व्यक्तित्व बनाए रखने में मदद करता था। हालांकि जो लोग लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे थे, वे आसानी से पहचान सकते थे कि यह सब नकली था। हालांकि यह सही परिभाषा नहीं थी।
ओसाना किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही थी, उसने सिर्फ अपना असली व्यक्तित्व नहीं दिखाया कि वह चालाक, गणनात्मक और ठंडी थी, लेकिन वह क्रूर और स्वार्थी नहीं थी। वह जीत के लिए खुद का बलिदान देने को तैयार थी, लेकिन इसके लिए उसे सही समय का इंतजार करना था, जब वह अपने द्वितीय आदेश का अधिकतम लाभ उठा सके। रुको, वह क्या था? मैग्नस ने जमीन पर पड़े ओसाना की ओर देखते हुए कहा। वह अपने ही खून से लथपथ पड़ी थी, जो उसके पेट के एक बड़े छेद से बह रहा था। यदि प्लेग रीपर का हमला थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता तो वह ओसाना को 2 टुकड़ों में फाड़ देता, लेकिन उसे जो क्षति हुई वह ओसाना की आंखों को खाली करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। रेफेसा ने भौहें सिकुड़ी। यह एक जोखिम था जिसे उसने लेने का फैसला किया, लेकिन उसने अपनी शक्तियों को अधिक महत्व दिया। हालांकि उसकी मृत्यु के बावजूद उसकी योजना पूरी तरह से काम कर गई। रेफेसा ने अपने होंठ काटे, उसे खेद था कि ओसाना का ऐसा अंत हुआ, क्योंकि उसकी क्षमताएं अजीब थीं। मैग्नस ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। रेफेसा ने गहरी सांस ली। मैंने उस लड़की को कई बार अपने दूसरे आदेश का उपयोग करते देखा है। ये सिर्फ गोल्डन लाइट स्क्वाड की तर्ज पर नहीं था, वह अक्सर मिशनों पर जाती थी। रेफेसा ने ओसाना की ओर देखा। उसकी क्षमता का सार काफी सरल है, फिर भी इसका उपयोग करना जटिल है। वह अपने द्वारा झेले गए नुकसान को फूल में बदल सकती है, जिससे उसका लक्ष्य अधिक शक्तिशाली बन जाता है। उसे जितना अधिक नुकसान पहुंचेगा, फूल उतना ही बड़ा होगा और वह उतना ही अधिक समय तक टिकेगा। रेफेसा ने एडम की छाती की ओर देखते हुए कहा। हालांकि वह क्षति को पुनर्निर्देशित नहीं करती है, वह इसे पूरी तरह से प्राप्त करती है और किसी विशेष स्थिति में अपने दूसरे आदेश को अधिकतम रूप से काम करने के लिए उसे पीड़ित होना पड़ता है। मैंने उसे 3 बार उस क्षमता का उपयोग करते देखा है। मैग्नस ने हल्की जिज्ञासा से अपनी भौं उठाई। और क्या पिछली बार फूल इतने बड़े थे? रेफेसा ने अपना सिर हिलाया। पहली बार इसमें केवल कुछ खरोंचें आईं, इसलिए फूल में केवल 30 पंखुड़ियां थीं। दूसरी बार इसमें 50 पंखुड़ियां थीं और तीसरी बार इसमें 63 पंखुड़ियां थीं। रेफेसा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अब सबसे बड़ा फूल दिखाई दिया है, 99 पंखुड़ियां। अपने दूसरे ऑर्डर के लिए उसने जो लागत लगाई है, उसे देखते हुए शायद यही चरम है। मैग्नस ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। रुको, क्या मतलब है? एडम की हड्डियां अभी ओवरलोड से टूटने वाली हैं। 20 सेकंड में रेजोनेंस को उसके शरीर को पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए था, और एक और प्रवर्धन के साथ वह अपने पैरों पर कैसे खड़ा है? रेफेसा ने अपना हाथ टिकाते हुए मुस्कुराया। क्योंकि तकनीकी रूप से यह कोई वृद्धि नहीं है। एडम को उस फूल से सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन वह बहुत अधिक शक्तिशाली भी हो गया है। रेफेसा को उम्मीद थी कि मैग्नस सवाल पूछेगा, कैसे? लेकिन वह बस उसे देखता रहा और बोलता रहा। अरे, भले ही तुम सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक हो, लेकिन कभी कभी तुम एक असली मूर्ख की तरह व्यवहार करते हो। रेफेसा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, ये फूल एक सक्रिय ऊर्जा स्रोत है जिसमें अद्वितीय गुण है, क्योंकि यह ओसाना की क्षमता है। इससे निकलने वाली ऊर्जा एडम के शरीर को मजबूत बनाती है, उसे ऊर्जा से संतृप्त करती है और साथ ही उसे ठीक करती है, जिससे वह अधिक मजबूत और तेज हो जाता है। रुको, ये कैसे संभव है? ये तो किसी शक्तिशाली प्रवर्धन का सटीक वर्णन है। मैग्नस ने सोचा, अपनी ठोड़ी को सोच समझकर रगड़ते हुए। फिर जब उसे एहसास हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओह, मैं समझ गया, मैग्नस ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह अप्रत्याशित है कि उसके स्तर के एक फैंटम के पास ऐसी क्षमता है। मुझे मानना होगा कि यह एक विशुद्ध दुर्लभता है। था। रेफेसा ने सिर हिलाया। फूल लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है, अपने चारों ओर, सिर्फ एडम के लिए सघन ऊर्जा वाला एक कृत्रिम क्षेत्र बनाता है, जिसमें ओसाना के विशेष प्रभाव होते हैं। दूसरे शब्दों में, फूल एडम को सीधे प्रभावित नहीं करता है। यह ऊर्जा किसी भी लक्ष्य के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन चूंकि फूल एडम की छाती पर है, इसलिए वह इस क्षमता का एकमात्र लाभार्थी है। मैग्नस ने ओसाना की ओर देखते हुए अपने सिर के पीछे खुजलाया। कोई रास्ता नहीं है जिससे हम उसे बचा सकें, है ना? रेफेसा ने गहरी नज़र से अपना सिर हिलाया। भले ही हम आवश्यक उपकरणों के साथ वहां मौजूद होते, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। जाहिर है, अंगों में से उसके फेफड़े और हृदय का कुछ हिस्सा ही बचा है। धड़ वाले हिस्से में बाकी सब कुछ नष्ट हो चुका है। रेफेसा नहीं चाहता था कि ओसाना मर जाए, लेकिन ओसाना एक प्रेत थी और उसने अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए उसे परिणाम भुगतने होंगे। मैग्नस ने प्लेग रीपर, एडम और कैटरिन को देखने से पहले एक गहरी सांस ली। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लें। मृतभूमि में कई अलग अलग जगहें थीं। क्षेत्रों को अक्सर उन जगहों पर ऊर्जा घनत्व के कारण खतरे के स्तरों में विभाजित किया गया था। आमतौर पर ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं होता था, यह पानी की तरह तटस्थ थी। लेकिन हालांकि ये दुर्लभ था, ऊर्जा प्राणियों को तेज या धीमा बना सकती थी। ऊर्जा की विशेषताओं के कारण राक्षसों का पुनर्जनन तेज हो सकता था,
या विशेष प्रभावों वाली ऊर्जा के कारण कम रिकवरी दर के कारण उनके घावों को ठीक करना मुश्किल हो सकता था। इस ऊर्जा को अनियमित ऊर्जा कहा गया और मिशन विभाग ने मृत भूमि में ऐसे सभी स्थानों को नोट किया, साथ ही उन क्षेत्रों में उस ऊर्जा के प्रभावों को भी नोट किया। बैंगनी खतरा स्तर वाले क्षेत्रों या उससे नीचे के क्षेत्रों में अनियमित ऊर्जा वाले क्षेत्र नहीं पाए गए, यहाँ तक कि हल्के पीले क्षेत्रों में भी ये बहुत दुर्लभ था। इसलिए मैग्नस को तुरंत एहसास नहीं हुआ कि क्या गड़बड़ थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ओसाना के पास के-1 फैंटम जैसी क्षमता होगी। यह कोई अनोखी बात नहीं थी, उसने ऐसी ही क्षमताओं वाले फैंटम देखे थे, लेकिन यह इतना दुर्लभ था कि वह इसके बारे में भूल गया। एडम की छाती पर लगे फूल ने अनियमित ऊर्जा का एक छोटा सा क्षेत्र निर्मित किया, जिसका प्रभाव ओसाना ने स्थापित किया था, और यह क्षेत्र केवल एडम को कवर करता था, लेकिन अपनी असामान्य प्रकृति के बावजूद इस क्षमता में एक गंभीर दोष था। अन्य प्रवर्धनों के विपरीत, जो काफी लंबे समय तक चलते थे, ये फूल उतनी ही देर तक जीवित रहता था जितनी देर तक ऊर्जा अनुमति देती थी। 99 पंखुड़ियों का अर्थ न केवल ये था कि ओसाना का दूसरा क्रम अपने चरम रूप में था, फूल बड़ा और राजसी था, बल्कि यह भी था कि एडम के पास केवल 99 सेकंड थे। ... पहली कुछ पंखुड़ियों से निकले लाल कण एडम की आंखों के सामने से उड़कर गायब हो गए, जिससे उसकी छाती पर एक खाली रेखा बन गई। जब सभी पंखुड़ियां समाप्त हो जाती और फूल ऊर्जा से रहित एक खाली खोल के अलावा कुछ नहीं रह जाता, तो ओसाना की क्षमता समाप्त हो जाती, और वह ऊर्जा जो एडम को शक्तिशाली बनाती थी, अब युद्ध में उसकी मदद नहीं कर पाती। नहीं, क्या उसने ऐसा किया? एडम ने अपने पैरों के पास लेटी ओसाना को घूरते हुए मन ही मन बुदबुदाया। वह जानता था कि ऐसे घाव के साथ जीवित रहना असंभव है, लेकिन कुछ बात उसे परेशान कर रही थी। बार बार ओसाना के अंतिम शब्द उसके दिमाग में कौंधते रहे। यदि ओसाना की मृत्यु उन शब्दों के तुरंत बाद हो जाती तो 3 इच्छाओं के बारे में कुछ कहने का क्या मतलब था? फिर एक और चौथी पंखुड़ी गायब हो गई, जिससे एडम को होश आ गया। ठीक है, मैं इस पर समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे लड़ना है, यह मेरा आखिरी समय है। एडम ने इस फूल के उद्देश्य का अनुमान लगाते हुए निर्णय लिया। जैसे ही ओसाना ने अपनी क्षमता का उपयोग किया, उसे तुरंत राहत महसूस हुई। इससे पहले दबाव के कारण उसकी हड्डियां लगभग टूटने को तैयार थीं, आधे मिनट में ही, तथा कुछ प्रवर्धन और प्रतिध्वनि के कारण उसकी मांसपेशियां फट जाती थीं। लेकिन अब उसे केवल राहत और हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे उसके कंधों पर टिकी भारी जंजीरें, जो उसे जमीन पर जकड़ने की कोशिश कर रही थीं, ओसाना के स्पर्श से गायब हो गई थीं। एडम, हमें चलते रहना है, कैटरीन ने कहा। वह अपनी लाठी पर झुककर जमीन से उठी। अपने हमले से प्लेग रीपर ने उसे काफी दूर फेंक दिया था, लेकिन वह अभी भी उनके बीच फंसा हुआ था। इसके अलावा प्लेग रीपर को अपनी सांस वापस पाने के लिए कम से कम कुछ सेकंड के लिए एक छोटे से ब्रेक की जरूरत थी। उसने एक मौका लिया और एडम को मारने की उम्मीद में अपने कोट की क्षमता का इस्तेमाल किया। फिर कैटरीन से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। ये देखते हुए कि उसने कुछ समय पहले नेसा पर एक शक्तिशाली हमला किया था, इसने उस पर बहुत दबाव डाला। हम जीत सकते हैं, हमारे पास अभी भी समय बचा है, कैटरीन ने दांत पीसते हुए कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ी। प्लेग रीपर को देखते ही उसके होंठ हरकत में आ गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, उसके मुंह से खून की धारा बह निकली और उसके आसपास की ऊर्जा बहुत कम हो गई। ग्रह कैटरीन के मुंह से रक्त की धारा बह निकली, क्योंकि उसका विकास वृक्ष कांप उठा तथा उसके सबसे दूर के हिस्सों से ऊर्जा निकलने लगी। उसके पहले 5 मिनट खत्म हो चुके थे। अब कैटरीन के पास केवल 1 मिनट और 50 सेकंड बचे हैं, जिसके बाद उसके जीवन के अंतिम 10 सेकंड शुरू होंगे। इन 10 सेकंड के दौरान कैटरीन व्यावहारिक रूप से किसी भी अन्य साधारण मनुष्य से भिन्न नहीं होगी, क्योंकि उसका विकास वृक्ष खाली हो जाएगा और सचमुच उसका जीवन समाप्त हो जाएगा।